बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे एनबीएफ क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 12.2 और इस एक्सरसाइज के थ्रू हमने 3 एसएलओज को कवर करना है। तीनों के तीनों जो एसएलओ हैं वो हमारे पास समेटिव हैं, यानी इन एसएलओज की बेस पे आपको फाइनल एग्जाम में क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। अब अगर हम इन एसएलओज की बात करें तो इन एसएलओज में जो पहला एसएलओ है आज का हमारा, उसमें कहता है कि आपको इंटरप्रेट और एनालाइज करना आना चाहिए बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट को। ठीक है, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट को इंटरप्रेट और एनालाइज करना आना चाहिए। और नेक्स्ट वो बात कर रहा है कोरिलेशन, कि बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट की मदद से कोरिलेशन जो है वो भी डिटरमिन करना आना चाहिए। अब ये बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट क्या है, कोरिलेशन क्या है, इसके ऊपर अभी हम थोड़ी देर में इंशाल्लाह बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एसएलओ में कहता है कंस्ट्रक्ट एंड इंटरप्रेट डाटा फ्रॉम स्कैटर डायग्राम एंड आल्सो ड्रा लाइंस ऑफ बेस्ट फिट, कि आपको स्कैटर डायग्राम की मदद से डाटा को कंस्ट्रक्ट और उसको इंटरप्रेट यानी एनालाइज करना आना चाहिए, और उसी स्कैटर डायग्राम में जो लाइन ऑफ बेस्ट फिट है वो भी ड्रा करनी आनी चाहिए। ठीक है, और जो थर्ड एसएलओ हमारे पास हुआ है मेजर कोरिलेशन यूजिंग स्कैटर डायग्राम। एक तो ऊपर उसने बात की है कोरिलेशन जो है आपको मेजर करना आना चाहिए बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट की मदद से, और नीचे वो कह रहा है स्कैटर डायग्राम की मदद से भी कोरिलेशन को मेजर करना आना चाहिए। तो कुल मिला के यहाँ पे हमारे पास 4 टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट यूज़ हुई हैं, जिनके बारे में यकीनन आपने छोटी क्लासेस में नहीं पढ़ा। बिल्कुल न्यू जो है वो वर्ड्स हैं आपके लिए, न्यू कॉन्सेप्ट है। जैसे पहले मैं कह रहा बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट और कोरिलेशन, उसके बाद फिर बात आ जाती है स्कैटर डायग्राम की और लाइंस ऑफ बेस्ट फिट की। तो इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम इन चारों चीज़ों के बारे में समझेंगे, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट लेंगे पहले। ठीक है, और उसके बाद फिर इन कॉन्सेप्ट की इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के ज़रिए प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन इनको हम इंशाल्लाह पहले डिस्कस करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड्स मौजूद होते हैं जिनकी मदद से आप डायरेक्टली किसी क्वेश्चन पे जा सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि ये आपके लिए बिल्कुल नई टर्मिनोलॉजीज़ हैं, तो इनका ओवरऑल जो है आइडिया आपको ज़रूर होना चाहिए क्वेश्चंस का आगाज़ करने से पहले। और मेरी रूटीन भी यही होती है कि कोई भी एक्सरसाइज का आगाज़ करने से पहले कोशिश यही रहती है कि उसका जो ओवरऑल बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, जो मेन कॉन्सेप्ट है, वो ज़रूर आपको पहले प्रोवाइड किया जाए। फिर उसके बाद जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं वो हम क्वेश्चंस के साथ कवर कर लेते हैं। और इसका फ़ायदा ये भी होता है जब आपने शुरू में कॉन्सेप्ट लिया हो तो क्वेश्चंस के साथ वो कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे होते हैं, तो आपको बेहतर तौर पे वो तैयार हो जाते हैं। तो आए पहले हम बात करते हैं जी कि बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट क्या है। इसको सिंपली बॉक्स प्लॉट भी कह सकते हैं, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट भी कह सकते हैं, तो डिफरेंट नेम्स हैं इसके। अब ये बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट क्या करता है कि आपको कोई डाटा गिवन हो तो उस डाटा को एक डायग्राम की मदद से समराइज़ करता है। जैसे आपने 9th में हिस्टोग्राम्स ड्रा करना सीखा, वो भी क्या था, डाटा को हम एक विजुअली रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, एक डायग्राम की मदद से। इसी तरह इस क्लास में आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का कॉन्सेप्ट देखा, उज्जाइव का देखा। ठीक है, तो वो भी क्या कर रहे थे हम कि डाटा को एक ग्राफ की मदद से विजुअली रिप्रेजेंट कर रहे। तो ये भी समझ लें कि डायग्राम होती है जिसकी मदद से हम डाटा को समराइज़ करते हैं। अब इसमें होता क्या है कि एक तो हमने डायग्राम में बॉक्स प्लॉट जो है वो ड्रा करना होता है, रेक्टेंगुलर शेप इस तरह का। ठीक है, और इसकी दोनों साइड्स पे 2 लाइन सेगमेंट ड्रा करने हैं जिनको हम क्या कहते हैं, विस्कर्स। ये विस्कर्स है, इनकी लेंथ कम ज़्यादा हो सकती है। अब जब हमें एक डाटा गिवन होगा तो उसमें होगी एक सबसे छोटी वैल्यू जिसे हम कहते हैं मिनिमम वैल्यू। जैसे पिछली एक्सरसाइज में भी हम मिनिमम वैल्यू फाइंड कर रहे थे, तो मिनिमम वैल्यू को आपने जो इसका जो लेफ्ट विस्कर है उसके एंड पॉइंट के ऊपर प्लॉट करना होता है। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू शो होगी और जो डाटा में मैक्सिमम वैल्यू होगी सबसे बड़ी, वो राइट साइड के ऊपर। ठीक है, अब इस बॉक्स प्लॉट पे हमें 3 मज़ीद वैल्यूज़ को शो करना है। इसमें आ जाती है बात है एक क्वार्टाइल की, फर्स्ट क्वार्टाइल, जिसे हम लोअर क्वार्टाइल भी कहते हैं। क्वार्टाइल के बारे में हमने पिछली एक्सरसाइज में भी बात की थी काफ़ी डिटेल में, कि फ़र्ज़ किया ये हमारे पास डाटा एक मैं लाइन की सूरत में शो करता हूँ, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, अब और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू। अब क्वार्टाइल्स क्या करेंगे, इस डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 3 क्वार्टाइल्स होते हैं, एक Q1 जिसे लोअर क्वार्टाइल भी आप कहते हैं, एक Q2 जिसे मीडियन भी हम कहते हैं, और एक Q3 जिसे अपर क्वार्टाइल भी हम कहते हैं या थर्ड क्वार्टाइल। अब ये क्या करते हैं, डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इसी तरह यानी कि मिनिमम Q1 के दरमियान हम कह सकते हैं 25% डाटा है। ठीक है, इसी तरह इसके दरमियान भी 25%, हर एक के दरमियान 25% डाटा होगा। 4 इक्वल पार्ट्स में इसने डिवाइड कर दिया। अब इसमें जो लेफ़्ट साइड होती है रेक्टेंगल की, उसमें हम फर्स्ट क्वार्टाइल को शो करते हैं, और जो राइट साइड होती है रेक्टेंगल की उसके ऊपर थर्ड क्वार्टाइल को शो करते हैं। और एक होता है मीडियन Q2, उसको हम इसी बॉक्स में कहीं पे शो करते हैं जहाँ पे वो फिट आ रहा हो।
ज़रूरी नहीं कि ये बिल्कुल दरमियान में हो, मे भी आप समझें कि मीडियन है तो बिल्कुल दरमियान में होगा बॉक्स के, नहीं, ये राइट साइड पे भी हो सकता है, क्वार्टर 3 की तरफ भी हो सकता है, क्वार्टर 1 की तरफ भी हो सकता है। इसलिए जानबूझ के मैंने थोड़ा सा इसको साइड पे रखा है ताकि आपको ये मिसकंसेप्शन ना हो कि ये हमेशा दरमियान में होगा। अब ये 5 वैल्यूज़ हैं, इनको हम कहते हैं 5 नंबर समरी, कि 5 नंबर्स की ये समरी है। हमारे पास फर्ज़ किया एक बहुत बड़ा डाटा है, तो इतने डाटा को रीड आउट करना और एनालाइज़ करना डाटा एनालिस्ट के लिए मुश्किल होता है। वो फिर इस तरह का एक बॉक्स प्लॉट बना लेते हैं। इसको एनालाइज़ करके वो फ़ौरन अंदाज़ा लगा सकते हैं इन 5 नंबर्स को यूज़ करते हुए कि हमारा डाटा किस तरह का है। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन है बॉक्स प्लॉट का, कोई मुश्किल काम नहीं है, इंशाल्लाह क्वेश्चन में हम प्रैक्टिस करेंगे अब इसकी। उसके बाद बात आ जाती है कोरिलेशन की। अब रिलेशन के वर्ड से आप ऑलरेडी वाकिफ़ हैं, रिलेशन का मतलब क्या होता है? ताल्लुक, ठीक है। हम रियल लाइफ में बहुत सी ऐसी वैल्यूज़ देखते हैं जिनका आपस में कोई ना कोई ताल्लुक होता है। मसलन कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी बढ़ रही होती है, ठीक है, या एक चीज़ के कम होने से दूसरी कम हो रही होती है, ठीक है, या यूँ हो सकता है कि एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है। इस तरह के ताल्लुक हमें जो रूटीन में ना डेली लाइफ में अक्सर देखने को मिलते हैं कि दो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, दो डिफरेंट समझने के कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन उनका आपस में कोई ना कोई ताल्लुक बन रहा होता है। मसलन पहले हम ताल्लुक ले लेते हैं हाइट एंड वेट का, ठीक है, हाइट एंड वेट का, कि एक बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उसका वेट बढ़ता जा रहा है। नॉर्मल मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ, बात ज़ाहिर है कि कुछ स्टूडेंट्स या कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिनका कद तो छोटा होता है लेकिन वेट ज़्यादा होता है काफ़ी, और बाज़ ऐसे होते हैं कि जिनका कद काफ़ी बड़ा होता है लेकिन वेट कम होता है क्योंकि वो पतले होते हैं ज़रा। तो मैं नॉर्मल रूटीन में बात कर रहा हूँ कि जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ेगी, आपका वेट जो है ना ओवरऑल वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे एक बेबी जब पैदा होता है, पिछली एक्सरसाइज में भी हमने बात की थी कि उसका वेट 2 केजी से लेके 4 केजी तक है। तो जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसका वेट जो है वो बढ़ता जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ रही है। तो इसका मतलब है इनमें कोई ना कोई आपस में एक ताल्लुक है, हाइट का और वेट का, कोई ना कोई रिलेशन है, ठीक है। तो ऐसे रिलेशन को जिसमें एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी बढ़ रही है उसे हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है इनमें। इसी तरह यूँ भी हो सकता है कि जैसे हम बात करते हैं कि हीट, कि जैसे जैसे गर्मी का मौसम करीब आता है, जो आइसक्रीम है उसकी जो सेल है वो बढ़ जाती है। अब आइसक्रीम का और हीट का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। सर्दियों में इसकी सेल बहुत कम हो जाती है, गर्मी में बहुत बढ़ जाती है। इसका मतलब है जैसे जैसे हीट बढ़ेगी आइसक्रीम की सेल बढ़ेगी। तो ये भी एक पॉजिटिव कोरिलेशन है। इस तरह बहुत सी ऐसी आपको क्वांटिटीज़ मिल जाती हैं रियल लाइफ में, अगर आप सोचें, जिनका आपस में कोई ना कोई ताल्लुक बन रहा होता है। हैं तो वो दोनों डिफरेंट चीज़ें, लेकिन कोई ना कोई आपस में रिलेशन ज़रूर बन रहा होता है। अब ये तो है एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी बढ़ रही है, तो इस तरह भी हो सकता है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी कम हो रही हो। मसलन मैं मिसाल ले लेता हूँ एक्सरसाइज एंड वेट की, आप कि जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे आपका मोटापा कम होता जाएगा, वेट कम होता जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि आप एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे हैं और वेट कम हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो इनमें भी एक कोरिलेशन है आपस में, ठीक है। जैसे जैसे एक्सरसाइज की वेट कम हो रहा है, ठीक है, एक्सरसाइज कम की, ज़्यादातर बैठे रहते हैं, बस खाना आप ज़्यादा खा रहे हैं तो वेट आपका बढ़ना शुरू हो गया। तो इनमें भी एक कोरिलेशन, लेकिन इनमें क्या है कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, कि इनके दरमियान भी एक ताल्लुक जो है वो बन रहा है। तो इसी तरह बाज़ क्वांटिटीज़ ऐसी भी हो सकती हैं जिनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं होता। मसलन मैं कहता हूँ जी कि फुट साइज़ या शू साइज़ आप कह लें, एंड इंटेलिजेंस, कि किसी बंदे के जो पाँव का साइज़ है उसका और इंटेलिजेंस का आपस में कोई रिलेशन हो, तो आप कहेंगे इनका तो आपस में कोई रिलेशन बनता ही नहीं। कि अब ज़रूरी नहीं कि एक बंदे का जो फुट साइज़ है वो ज़्यादा है, बड़ा है, तो वो इंटेलिजेंट ज़्यादा हो, या उसका फुट साइज़ कम है तो वो इंटेलिजेंट कम हो। ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में, कि क्योंकि बाज़ का फुट साइज़ जो है वो छोटा भी हो सकता है और वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं। इन चीज़ों का तो आपस में कुछ ना कुछ ताल्लुक बन रहा है, ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन में, नॉर्मल हालात में, लेकिन इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं बन रहा। तो यहाँ पे फिर हम कहते हैं कि इनका आपस में नो कोरिलेशन। तो ये 3 तरह की सिचुएशंस होती हैं कि जिनमें हमें डाटा सेट गिवन हो, डिफरेंट डाटा सेट गिवन हो, और उन डाटा सेट्स का हम देखते हैं कि आपस में कोई ताल्लुक बन रहा है, कि एक डाटा सेट की वैल्यू चेंज करने से दूसरे पे कोई असर हो रहा है, कोई इफ़ेक्ट हो रहा है, और अगर हो रहा है तो फिर हम देखते हैं वो पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर हमने ये वैल्यूज़ फाइंड करनी होती हैं। अब कोरिलेशन की भी कुछ वैल्यूज़ होती हैं। इसकी जो वैल्यूज़ हैं उसके लिए हम जो कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं कोरिलेशन कोएफ़िशिएंट। इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है।
कि जब आपको डाटा गिवन हो तो उसमें हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट की मदद से बता सकते हैं कि उसकी क्या वैल्यू है। उस वैल्यू को हम देख के बता सकते हैं कि पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन है, मजबूत है या कमज़ोर है। मसलन इसकी जो वैल्यू की रेंज है ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, वो होती है -1 से लेके 1 तक। ठीक है, जिस तरह आपने प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था 9th में, तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 और 1 के दरमियान होती है। ठीक है, ना 1 से बड़ी हो सकती है, ना 0 से छोटी हो सकती है। इसी तरह कोरिलेशन की वैल्यू -1 और 1 के दरमियान होगी। ठीक है, अगर 0 होगी तो इसका मतलब होगा नो कोरिलेशन, क्योंकि आपस में कोई ताल्लुक नहीं बन रहा। ठीक है, दो डाटा सेट्स का, यानी हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे डाटा सेट का, और आपस में अगर 0 वैल्यू आ रही है या 0 के करीब करीब आ रही है, हम करेंगे कि इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं बन रहा। और अगर 0 और 1 के दरमियान होगी, यानी 1 के जितना करीब होगी उतना ये कोरिलेशन स्ट्रांग होगा। यानी कि स्ट्रांग कोरिलेशन फर्ज के 0.9 आ जाती है तो हम कहेंगे ये स्ट्रांग है। लेकिन क्या है ये पॉजिटिव, कि पॉजिटिव स्ट्रांग कोरिलेशन है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी बढ़ रही है और उसके कम होने से दूसरी कम हो रही है। अगर बिल्कुल 1 आ जाए तो उसको हम फिर कहते हैं कि परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, कि ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बन गया, कि बिल्कुल एग्जैक्टली कि एक चीज़ के कम या ज़्यादा होने से दूसरी पे उसी तरह जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा है। इसी तरह 0 से अगर छोटी हो, -1 के जैसे जैसे करीब जाते जाएंगे तो होगा तो ये नेगेटिव, लेकिन स्ट्रांग स्ट्रांग नेगेटिव कोरिलेशन हम कह देंगे कि नेगेटिव कोरिलेशन है स्ट्रांग। ठीक है, और अगर बिल्कुल -1 हो जाए तो हम कह देंगे कि परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अब इनको फाइंड करने के मुख्तलिफ मेथड हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट के। ठीक है, आपकी बुक पे एक ही क्वेश्चन है, वहाँ पे जाके हम इसका फार्मूला देखेंगे कि वो क्या है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। चले मैं यहाँ लिख देता हूँ कि वहाँ पे जाके हम इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी फार्मूला लिखने का मकसद कोई नहीं है, आपको इसको वहाँ तक जाते हो सकता है भूल जाए। उसके बाद फिर हम बात करते हैं जी कि स्कैटर प्लॉट क्या होता है। ये भी एक विजुअल वे होता है डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, कि डाटा को हम ग्राफ की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं और उस ग्राफ को देखते ही हमें उसके जो ओवरऑल बिहेवियर है उसका अंदाज़ा हो जाता है। मसलन जैसे हमने कोरिलेशन में मिसाल ली थी कि हाइट और वेट की, कि जैसे जैसे हाइट जो है वो बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जो वेट है वो भी किसी शख्स का बढ़ता जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों किसी भी पर्टिकुलर शख्स के लिए इन दोनों वैल्यूज़ को एक ऑर्डर पेयर फॉर्म में, जिसे आप पॉइंट की फॉर्म में भी कह सकते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, मसलन ये एक्स वैल्यू है, ये वाई वैल्यू है, तीसरा पॉइंट की शक्ल में लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक बॉय की हाइट है फ़र्ज़ किया 5 फीट और उसका जो वेट है वो 45 kg है, तो मैंने इसको पॉइंट की फॉर्म में लिख लिया। इस तरह डिफरेंट जो बॉयज़ हैं, डिफरेंट जो लोग हैं, उनकी हाइट्स और जो मुतलका उनके वेट्स हैं उनको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे और एक्स वाई प्लेन के ऊपर कुछ इस तरह प्लॉट कर देंगे। अब ये चूँकि देखें डिफरेंट लोकेशंस पे हैं, स्कैटर्ड है, बिखरे हुए हैं, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं स्कैटर्ड प्लॉट। इसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि ये बिल्कुल एक लाइन के ऊपर आ रहे हों। ठीक है, ये डिफरेंट लोकेशंस पे हो सकते हैं। अब इसको देखते ही हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इसका आपस में कोरिलेशन क्या है। मसलन जनरली जैसे जैसे फर्ज किया मैं इसके अलॉन्ग लेता हूँ हाइट, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हाइट ले लेते हैं और वाई एक्सिस के अलॉन्ग मैं ले लेता हूँ वेट। तो जैसे जैसे आप जनरली देखें, जनरल का मतलब ये है कि आम तौर पे, कि जैसे जैसे ये हाइट बढ़ रही है वैसे जैसे ये पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि जो वेट है वो बढ़ रहा है। वैसे अगर हम देखें तो कुछ वैल्यूज़ ऐसी भी हैं कि इसकी एक पर्टिकुलर हाइट है, उस पे एक पर्टिकुलर वेट है, तो आप देखें इसकी भी तकरीबन वही वेट है, लेकिन हाइट जो है वो बढ़ चुकी है, कि हाइट बढ़ने के बावजूद भी उसका वेट नहीं बढ़ा। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं इक्का दुक्का जिनमें ये ट्रेंड जो है वो फॉलो ना हो रहा हो, लेकिन जनरली जो है ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है पॉइंट्स जो है ऊपर जाते जा रहे हैं, यानी वैल्यू जो है वेट की वो बढ़ती जा रही है। इसको देखते ही हमें फिर अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें जो है वो कौन सा कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन, कि हाइट और वेट का आपस में पॉजिटिव कोरिलेशन है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, आमतौर पे एक लाइन ड्रा करते हैं, यानी जो ट्रेंड ये फॉलो हो रहा है ना उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए इस तरह, यानी कि पॉजिटिव, चूँकि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है तो पॉजिटिव स्लोप वाली हम लाइन ड्रा करते हैं और इस लाइन को हम कहते हैं जी ट्रेंड लाइन, और बेस्ट फिट लाइन भी कहते हैं। ट्रेंड लाइन या दूसरा नाम क्या है, बेस्ट फिट लाइन या लाइन ऑफ बेस्ट फिट, दोनों नाम आप दे सकते हैं, बेस्ट फिट लाइन। अब इसको बेस्ट फिट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको हमने कोशिश करनी होती है कि इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए ड्रा करने की। तो इसमें हमने इस बात का ख्याल रखना होता है कि जितने पॉइंट से तकरीबन इस लाइन से ऊपर हैं उतने ही तकरीबन पॉइंट्स इस लाइन से नीचे रहें। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कम ज़्यादा थोड़े बहुत हो भी सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करते हैं एक तो ट्रेंड वो फॉलो हो रहा, दूसरा जितने पॉइंट्स ऊपर हैं उतने ही नीचे हों।
बस देखें 1 2 3 4 5 पॉइंट्स ऊपर है, इसी तरह 1 2 3 4 5 इसको भी नीचे कंसीडर कर लें, नीचे है, तो इसको फिर हम कहते हैं बेस्ट फिट लाइन। ठीक है, तो इस तरह आपने इस बात को मद्देनजर रखते हुए तो ट्रेंड को फॉलो करना है, दूसरा कोशिश करनी है कि इस लाइन को ड्रा करते हुए जितने पॉइंट्स ऊपर है उतने ही नीचे हैं। तो इसको हम फिर इस तरह जज कर लेते हैं इस कोरिलेशन को। अब यहाँ पे कौन सा कोरिलेशन है? पॉजिटिव कोरिलेशन। इसी तरह नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होगा कि उसका ट्रेंड बन रहा होगा कुछ इस तरह। मतलब मैं एक और ग्राफ लेता हूँ कुछ इस तरह। अब इसको देखते ही आप जज कर सकते हैं इसमें क्या है कि जैसे जैसे फर्ज की एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, वाई की वैल्यू जनरली कम होती जा रही है, यानी ये नीचे की तरफ फ्लो आ रहा है। तो इसकी जब हम ट्रेंड लाइन या बेस्ट फिट लाइन ड्रा करेंगे तो कुछ इस तरह ड्रा करेंगे। ठीक है, तो इसको देखते ही हमें आइडिया हो गया, क्योंकि इसकी लाइन की स्लोप नेगेटिव है, क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं लाइन नीचे की तरफ जा रही हो तो स्लोप क्या होती है? नेगेटिव। तो देखते ही हमें अंदाज़ा हो गया कि इसमें क्या है? नेगेटिव कोरिलेशन है। इसी तरह बाज़ दफ़ा स्कैटर प्लॉट इस तरह का भी हो सकता है जिसमें कोई कोरिलेशन ना बन रहा हो, मसलन उनमें कोई ट्रेंड ही ना हमें समझ आ रहा हो कि ट्रेंड किस तरह का है। मसलन मैं ये ग्राफ लेता हूँ कुछ इस तरह का, ये देखें नज़र आ रहा है आपको। अब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि इस तरह लाइन ड्रा करें, ठीक है, और ये भी नहीं कह सकते कि इस तरह का ट्रेंड बन रहा है। ठीक है, यानी ये थोड़ा सा ना बिखरे हुए हैं, कोई पर्टिकुलर ट्रेंड बनता हमें नज़र नहीं आ रहा कि ये इंक्रीज़ हो रहे हैं या डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो फिर इस तरह की सिचुएशन में हम कहते हैं कि नो कोरिलेशन, कि कोई कोरिलेशन नहीं है। तो ये स्कैटर प्लॉट और लाइन ऑफ बेस्ट फिट का कॉन्सेप्ट था। अब इनकी हमने करनी है प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ज़रिए, तो वन बाय वन करते हैं, इंशाल्लाह आपको मज़ीद बातें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, मैकेनिकल इंजीनियर वांट्स टू एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द मास ऑफ अ कार एंड इट्स फ्यूल एफिशिएंसी। कि एक मैकेनिकल इंजीनियर है, वो इस बात का अंदाज़ा लगाना चाह रहा है कि किसी कार का मैस बढ़ाने या कम करने से उसकी फ्यूल एफिशिएंसी पे क्या असर होता है, यानी इनका कोई आपस में कोरिलेशन है या नहीं, कोई ताल्लुक है या नहीं। शो द डाटा बाय बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट्स। तो आपको टेबल की फॉर्म में डाटा गिवन है नीचे, इसको बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट्स की मदद से हमने शो करना है। फिर नीचे 3 पार्ट्स हैं, उनमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट्स ड्रा करते हैं। इसमें फर्स्ट जो रो है उसमें लेबल्स हैं, जबकि जो सेकंड रो है उसमें डाटा गिवन है आपको। मतलब मैथ्स के बारे में उसका यूनिट मेंशन किया किलोग्राम, पहले वैल्यू है 1100, फिर 1200, वैल्यूज़ बढ़ रही हैं, तो इसका मतलब है ये मिनिमम वैल्यू है। ये Q1 उसने दिया है, फिर 1500 मीडियन है, फिर Q3 है, और एंड पे जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है। इसी तरह फिर फ्यूल एफिशिएंसी को उसने जो यूनिट दिया है किलोमीटर पर लीटर, 1 लीटर में कितने किलोमीटर करती है? 24, इसके बाद 20, फिर 14, ये वैल्यूज़ कम हो रही हैं, इसका मतलब है ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये मिनिमम वैल्यू है। और यहाँ पे फिर क्या होगा, मिनिमम वैल्यू के बाद जो है ना वो क्वार्टाइल 1 आता है। तो इसको आप इस तरह कह सकते हैं कि ये आपका ऊपर तो वैसे लेबल है Q3, उसको इसी तरह इसको मेंशन करना चाहिए था यहाँ भी कि Q3 या Q1 इस तरह। ठीक है, और इसको भी Q1 और Q3, तो नीचे वाली जो रो है उसके लिए ये Q3 होगा और ये Q1 होगा। इस बात का आपने ख्याल रखना है। अब बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट करना अगर हम करना चाह रहे हैं, पहले मैथ्स का इसका अलहदा करेंगे और जो फ्यूल एफिशिएंसी है उसका बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट हम अलहदा करेंगे। तो मैथ्स के ऊपर पहले हम बात करते हैं, सेकंड रो पे हम फोकस करेंगे। तो आपके लिए पहले जो काम होगा वो होगा कि एक नंबर लाइन ड्रा करना। नंबर लाइन, उसके ऊपर आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके ऊपर आप नंबरिंग करेंगे। अब नंबरिंग किस तरह करनी है वो आपने अपने डाटा को देख के करनी है। जैसे डाटा में देखें सबसे छोटी वैल्यू 1100 है और सबसे बड़ी 2000 है, तो 1100 से आपने आगाज़ करना 2000 तक जाना है। तो 100 का इंटरवल रख लें, 100 का वक्फा रख लें। ठीक है, मेरे 8-9 पॉइंट्स बनेंगे, उतनी आप मार्किंग कर लें इसके ऊपर, और स्केल की मदद से कोशिश कीजिएगा कि इक्वल जो है वो इंटरवल है। उसके बाद फिर पहली जो सबसे छोटी वैल्यू है वो लिखें 1100, और बाकी इसी तरह 100 के वक्फे के साथ आप ये वैल्यूज़ लिख दें, 2000 तक चले जाएँ। आगे जाने की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 2000 है। अब सबसे पहले जो छोटी वैल्यू है 1100 के सामने ऊपर छोटा सा एक पॉइंट आप इस तरह प्लॉट कर दें। ठीक है, ये आपकी मिनिमम वैल्यू है। फिर मैक्सिमम वैल्यू के लिए 2000 के सामने बिल्कुल एक छोटा सा पॉइंट प्लॉट कर दें, ये मैक्सिमम वैल्यू है। अब हमने Q1 और Q3 प्लॉट करना है, उसके लिए आपने 2 साइड्स ड्रा करनी है। एक लेफ्ट साइड Q1 को शो करेगी और ये क्या आती है 1200, तो बिल्कुल 1200, क्योंकि देखिए मेंशन किया हुआ है कि Q1 1200, तो बिल्कुल 1200 के सामने ये छोटा सा लाइन सेगमेंट, वर्टिकल लाइन सेगमेंट आपने ड्रा किया। अब Q3 कितने 1700, तो 1700 के बिल्कुल सामने आपने ये Q3 ड्रा कर दिया।
अब इनको आपस में ज्वाइन करेंगे तो एक बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, ये बॉक्स बन गया। इसके अलावा मीडियन भी ड्रा करना है तो मीडियन है 1500। इसी नंबर लाइन पे देखें 1500 हमारा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। इसके बिल्कुल सामने आपने एक लाइन सेगमेंट और ड्रा करना है और इसको मार्क कर देना एज ए मीडियन, Q2 भी आप कह सकते हैं। अब सिर्फ आपने इस बॉक्स को इन पॉइंट्स मैक्सिमम और मिनिमम के साथ विस्कर्स के लिए ज्वाइन करना है। ये मैक्सिमम के साथ ज्वाइन किया, ये मिनिमम के साथ, तो ये बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट आपका बन चुका है। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। बिल्कुल इसी तरह आपने जो दूसरा हमारे पास है अब डाटा यानी सेकंड रो, उसके ऊपर फोकस करना है और इसका बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट ड्रा करना है। जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया कि जब हम डाटा को लिखते हैं तरतीब से, जैसे 10, 12 असेंडिंग ऑर्डर में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, 24, तो ये जो पहली ये होगा आपका मिनिमम, ये आपका Q1 होगा, तो इसको आपने Q1 लेना है। ठीक है, ऊपर वैसे Q3 है लेकिन इसको Q1 लेना है। और ये जो 20 है इसको आपने Q3 जो है वो लेना है। आप इसमें देखें सबसे छोटी वैल्यू 10 है और सबसे बड़ी 24 है, तो उसी हिसाब से आपने नंबर लाइन ड्रा करनी है और इसके ऊपर मार्किंग कर लेनी है। अब 10 to 24 जाना है तो मेरे ख्याल में 2-2 का वक्फा ठीक रहेगा। वैसे भी ये इवन नंबर्स हैं सारे, तो 2-2 का इंटरवल साइज़ रख लेते हैं। उस हिसाब से आप ये मार्किंग कर लें और सबसे पहले जो मिनिमम वैल्यू है वो हम यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे 10 होगा। उसके बाद 2-2 के इंटरवल से आपने आगे 24 तक जाना है, मैक्सिमम वैल्यू तक। ठीक है, अब सबसे पहले मिनिमम वैल्यू है 10, तो उसके सामने यहाँ पे आप एक पॉइंट प्लॉट कर लें, ऊपर चाहे लिख दें मिनिमम, और मैक्सिमम वैल्यू है 24, तो उसके सामने आप ये छोटा सा पॉइंट प्लॉट कर दें, ऊपर लिख दें मैक्सिमम। उसके बाद जो Q1 हम ले रहे हैं ये 12 को, तो ये देखें 12 है, इसके बिल्कुल सामने एक वर्टिकल लाइन सेगमेंट ड्रा कर दें, ऊपर मेंशन कर दें Q1 है। और उसके बाद जो Q3 है हमारा वो 20 है, तो इसके सामने बिल्कुल आप ये मेंशन कर दें Q3। आप इनको ज्वाइन कर दें, एक बॉक्स बन जाएगा आपका। उसके बाद मीडियन है, मीडियन 14 है, तो ये देखें 14 के बिल्कुल सामने यहाँ पे आप इसको ऐसे ड्रा कर दें, ऊपर मेंशन कर दें मीडियन। अब इसको आपने इसके साथ ज्वाइन करना है और इसको इसके साथ, यानी विस्कर्स जब हम ड्रा करेंगे तो ये दूसरा बॉक्स प्लॉट भी हमारा बन चुका है। पहला काम हमारा मुकम्मल हो गया कि हमने दोनों जो बॉक्स प्लॉट हैं उनको प्लॉट कर लिए। ठीक है, ये मैथ्स के लिए, चाहे मैं ऊपर मेंशन कर देता हूँ, ये मैथ्स के लिए बॉक्स प्लॉट है और ये हमारे पास है फ्यूल एफिशिएंसी के लिए। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उनकी तरफ हम चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या हमसे पूछ रहा है। मसलन कहता है फाइंड IQR। IQR का क्या मतलब है, इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो ये काम हमने पिछली एक्सरसाइज में भी किया था कि इंटर क्वार्टाइल जो रेंज है हमने वो फाइंड करनी सीखी थी। ठीक है, तो दोनों की हमने लहदा IQR फाइंड करनी है। तो IQR का फार्मूला अगर आप रिकॉल करें तो वो फार्मूला क्या था कि अपर क्वार्टाइल यानी Q3 में से आपने लोअर क्वार्टाइल Q1 को माइनस करना है। ठीक है, यानी ये जो आपके पास ये डाटा है ये इंटर क्वार्टाइल रेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो Q3 अगर हम फर्स्ट बॉक्स प्लॉट में देखें तो वो क्या है 17, तो 1700 और Q1 हमारे पास है 1200। तो इनको जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 500। यानी जो पहला हमारे पास डाटा था मैथ्स का उसकी जो IQR आई है वो आई है 500। इसी तरह दूसरे की भी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, नीचे चले मैं इसके सामने लिख देता हूँ IQR Q3 माइनस Q1। अब इसका Q3 क्या है, यानी अपर क्वार्टाइल 20 है और लोअर क्वार्टाइल हमारे पास क्या है 12। तो 20 में 12 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8। तो इसकी जो इंटर क्वार्टाइल रेंज है वो 8 आई है। तो ये पार्ट ए आपका हो गया। अब सेकंड पार्ट में कहता है कि व्हाट टाइप ऑफ कोरिलेशन, व्हाट इज़ टाइप ऑफ कोरिलेशन, इनके दरमियान कोरिलेशन किस तरह का है। कोरिलेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने लिया था, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि दो तरह के कोरिलेशन होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होता है कि एक वैल्यू के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ रही होती है, और नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होता है कि एक वैल्यू के बढ़ने से दूसरी कम हो रही होती है। ठीक है, अब बॉक्स प्लॉट की मदद से हम कोरिलेशन नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि बॉक्स प्लॉट एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और दूसरा दूसरी को। ठीक है, आप इनकी मदद से कोरिलेशन नहीं फाइंड कर सकते, आपने डाटा को देखना होता है। या कोरिलेशन फाइंड करने का जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको एक्सप्लेन किया था, जो बेस्ट वे है वो है जी कि जिसको हम कहते हैं स्कैटर प्लॉट, क्योंकि उसमें हमने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना होता है डाटा को। ठीक है, वो बेस्ट वे होता है। तो यहाँ पे हमने इन वैल्यूज़ को ही देखना है और वैल्यूज़ को देख के डिसाइड करना है
कि इनमें किस तरह का कोरिलेशन है। तो इसमें देखें जैसे जैसे मैथ्स बढ़ रहा है, ठीक है, मैथ्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो आप निचली रो में देखें तो फ्यूल एफिशिएंसी कम होती जा रही है। यानी अगर किसी गाड़ी का जो वेट है वो 2000 किलोग्राम है, तो वो पर लीटर 10 किलोमीटर जो है वो फासला तय करेगी। और अगर किसी गाड़ी का जो वेट है वो 1100 किलोग्राम है, तो वो 24 किलोमीटर पर लीटर जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक वैल्यू के बढ़ने से, मैथ्स के बढ़ने से जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो कम हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब वो एंड में नेगेटिव कोरिलेशन है। तो इसका आंसर हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, यानी इसके साथ ही मैं लिख देता हूँ कि नेगेटिव कोरिलेशन है इनके दरमियान, ठीक है। इस तरह आप इसको एनालाइज कर लीजिए। अगर आपको दो बॉक्स प्लॉट गिवन हो तो फिर उससे आपने कोरिलेशन डिसाइड नहीं करना, आपने डाटा को देखना है। हाँ, अगर स्कैटर प्लॉट गिवन होगा तो उसको हम देख के डिसाइड कर लेंगे। अब जो थर्ड पार्ट है इसमें कहता है व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस, कि इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं। तो कंक्लूजन यही है जी कि मैस इंक्रीज करने से जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो कम होती है। तो सिंपली आप लिख देंगे सी पार्ट में कि बाय इंक्रीजिंग मैस, कि मैस को इंक्रीज करने से फ्यूल एफिशिएंसी, जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, विल डिक्रीज, वो कम होगी। तो ये जी हमारा कंक्लूजन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है एडजॉइनिंग बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, कि देखें नीचे फिगर में दो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट आपको नजर आ रहे हैं। ये क्या शो कर रहे हैं, शो वेजेस फॉर पार्ट टाइम एंड फुल टाइम एम्प्लॉइज। ये पार्ट टाइम और फुल टाइम एम्प्लॉइज की जो वेजेस हैं, जो मजदूरी है, उसको शो कर रहे हैं। एफ फॉर फुल टाइम, पहला जो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट है जो फुल टाइम को शो कर रहा है, फुल टाइम एम्प्लॉइज की वेजेस को। और जो दूसरा बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट है, पी फॉर पार्ट टाइम एम्प्लॉइज की वेजेस को शो कर रहा है। नीचे देखें एक नंबर लाइन है जिसमें नंबर्स कुछ मेंशन किए गए हैं, और ऊपर मेंशन किया गया आर्ली रेट है फॉर फुल एंड पार्ट टाइम एम्प्लॉइज, के पर घंटा पर आवर के हिसाब से जो रेट उनका बनता है फुल और पार्ट टाइम एम्प्लॉइज का, उससे रिलेटेड ये डाटा शो कर रहा है। अब नीचे कुछ क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन को देखें। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ मीडियन वेजेस पेड टू फुल टाइम एम्प्लॉइज, कि आपने बताना है कि जो फुल टाइम एम्प्लॉइज हैं उनको मीडियन जो वेज है वो कितनी पे की जा रही है। तो चूंकि पहला बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट फुल टाइम एम्प्लॉइज के लिए है, तो हम इसके ऊपर फोकस करेंगे। ये थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, मैं इसको इसके साथ ज्वाइन कर देता हूँ ऐसे। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो मोस्ट लेफ्ट पॉइंट है, एंड पॉइंट विस्कर का, लेफ्ट विस्कर का, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मिनिमम वैल्यू को, ठीक है। और ये जो मोस्ट राइट एंड पॉइंट है विस्कर का, ये मैक्सिमम वैल्यू को शो करता है। उसके बाद ये जो लेफ्ट साइड होती है इसको क्या कहते हैं, Q1 क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल। और ये राइट साइड होती है बॉक्स की, इसको Q3 अपर क्वार्टाइल। और ये जो दरमियान वाली लाइन होती है, लाइन सेगमेंट, इसको हम मीडियन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपको पहले इन वैल्यूज़ का पता होना चाहिए, पहचान होनी चाहिए। अब हमने फाइंड करना मीडियन। तो मीडियन के नीचे बिल्कुल वर्टिकली हम देखेंगे कि नंबर लाइन पे क्या नंबर शो हो रहा है। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप क्या करें कि एक स्केल ले लें, उस स्केल को बिल्कुल इसके साथ वर्टिकली प्लेस करें। जब वर्टिकली आप प्लेस करेंगे तो उसके बाद आपने एक डॉटेड लाइन लगा लेनी है इसके साथ, इस तरह, यानी कि एक डॉटेड लाइन आप लगा लेंगे और इसको यहाँ से हटा दिया। अब देखेंगे कि ये वैल्यू, ये जो लाइन है डॉटेड लाइन, ये नंबर लाइन को कहाँ पे कट कर रही है। तो ये हमारे पास ये नंबर लाइन पे नंबर आ रहा है 800। तो लिहाजा इसका जो आंसर होगा ना वो होगा 800, कि मीडियन जो वेज है फुल टाइम एम्प्लॉइज़ की वो 800 है। आपकी बुक पे गालबन उसने जो आंसर है वो कुछ और दिया, जिसकी वजह यह है कि आपकी बुक में बहुत ज़्यादा आंसर्स गलत हैं। उसकी मेन वजह यही है कि जो कंपनीज हैं वो ज़्यादातर जो सॉल्यूशंस फाइंड कर रही हैं वो एआई से कर रही हैं, कि बजाय इसके कि किसी एक्सपर्ट को वो हायर करने के, उसको पैसे देने के, वो फ्री में काम करवाना चाह रही हैं और एआई का यूज़ करके बहुत से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करती हैं, और उसके जो सोल्यूशन है, जो आंसर है, वो पीछे एज इट इज़ लिख दिए जाते हैं। तो इसलिए इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स आ रही हैं। आपको पता है एआई परफेक्ट नहीं है, उसमें बहुत सी मिस्टेक्स हो जाती हैं, बहुत से क्वेश्चंस के आंसर जो है वो गलत दे देती है। तो इसी वजह से आपकी बुक पे एंड पे जो आंसर्स हैं ना वो गलत है, जिससे आपने परेशान नहीं होना। क्योंकि बाद स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं जी कि मैच करने की आंसर, कि आंसर बुक एंड से मैच होना चाहिए, लेकिन पिछले चैप्टर, पिछले एक्सरसाइज में भी हमने देखा, और उससे पिछले काफ़ी चैप्टर्स में भी हमने ये बात काफ़ी दफ़ा डिस्कस की है कि मोस्टली आंसर गलत है। अब ज़ाहिर है उनको फ्री में ये आंसर्स मिल जाएंगे,
ठीक है, डिफरेंट टीचर्स जब कंप्लेन करेंगे कि ये आंसर गलत है, उनको पता चल जाएगा, उसके मुताबिक उनको करेक्ट कर लेंगे। तो ये सिचुएशन है। अब इसका आंसर हमारे पास 800 आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर मिनिमम एंड मैक्सिमम वेजेस पे टू पार्ट टाइम एम्प्लॉइज़, कि जो पार्ट टाइम एम्प्लॉइज़ हैं उनको मिनिमम और मैक्सिमम वेजेस कितनी पे की जा रही हैं। तो अब ये दूसरा बॉक्स है जिसका प्लाट पे आपने फोकस करना है। आपको अभी बताया जो लेफ्ट साइड पे पॉइंट होगा वो क्या होगा, मिनिमम। अब यहाँ से उसी तरह आप स्केल की मदद से जब वर्टिकल एक लाइन ऐसे ड्रॉप करेंगे तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है 200 आ रहा है। यानी जो मिनिमम है, मैं इसके सामने अगर लिखूँ आंसर, तो इसकी जो मिनिमम वेज है वो कितनी है, 200। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए आप यहाँ से डॉटर लाइन ड्रॉप करें। अच्छा ये देखें, ये 900 है और आगे आना चाहिए 1000। तो ये 100 नहीं है, 1000 है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो लिहाजा ये कितनी आ गई, 1000। तो हम कह सकते हैं जो मैक्सिमम है वो कितनी है, 1000। तो इसके भी आंसर गालबन कुछ और दिए हुए आपकी बुक के एंड पे। उसके बाद मेरे ख्याल में ऐसे ही पिक्चर उन्होंने एआई को प्रोवाइड की है और उसने उसके मुताबिक आंसर दिया। अब एआई ने ज़ाहिर है पिक्चर को सही तरह से रीड नहीं किया, तो कोई प्रॉब्लम आई है और सेम एज इट इज़ आंसर उन्हें पीछे कॉपी पेस्ट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि व्हाट इज़ IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है फॉर द डाटा सेट ऑफ फुल टाइम एम्प्लॉइज़। और फुल टाइम एम्प्लॉइज़ की आपने इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी है। तो हमें पीछे क्वेश्चन में भी बात की कि IQR का मतलब है कि आपने जो अपर क्वार्टाइल है यानी कि Q3, उसमें से लोअर क्वार्टाइल को माइनस करना होता है। तो पहले तो आप फुल टाइम जो एम्प्लॉइज़ हैं आपके पास, उनका Q1 और Q2 निकालेंगे। अब Q1 के लिए आपने ये Q1 से नीचे बिल्कुल वर्टिकली नीचे आना है। ठीक है, तो ये तकरीबन 500 पे आएगी लाइन। तो ये आ गया Q1, तो मैं इधर Q1 की जगह लिख देता हूँ 500। और Q3, यहाँ से भी हम जब वर्टिकली नीचे आते हैं बिल्कुल स्केल की मदद से कोशिश कीजिए तो 1000 पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे Q3 की जगह लिख देता हूँ 1000, इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, 500। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का आंसर 500 है। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज़ द IQR फॉर द डाटा सेट ऑफ पार्ट टाइम एम्प्लॉइज़। यही काम अब आपने पार्ट टाइम एम्प्लॉइज़ के लिए भी करना है। तो इन लाइन सेगमेंट को मैं रेज करता हूँ। अब यहाँ पे देखें ये Q1 है, आई होप कि आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से वर्टिकली जब आप नीचे आएंगे तो 400 पे आएंगे। तो उसी तरह इसी डाटा में मैं थोड़ा सा रद्द-बदल कर देता हूँ कि अब Q1 हमारा है 400 और उसके बाद Q3 के लिए हम देखते हैं, जब वर्टिकली नीचे आते हैं तो तकरीबन 700 और 800 के दरमियान में आ रहा है, यानी 750 कर लें आप इसको। तो Q3 हमारे पास है 750। अब 750 में 400 माइनस करेंगे तो 350 आ जाएगा। इसका मतलब है कि इसका आंसर आएगा 350 अप्रॉक्सीमेटली। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ कोरिलेशन इज ऑब्जर्व्ड इन बोथ डाटा सेट्स, कि आपने बताना है कि इनमें किस तरह का कोरिलेशन जो है ऑब्जर्व किया जा सकता है। देखिए मैंने पहले भी पिछले क्वेश्चन में बताया कि जो हमारे पास बॉक्स प्लॉट होता है वो सिर्फ एक वैल्यू को शो कर रहा होता है। ठीक है, तो जब कोरिलेशन ग्राफ की मदद से ऑब्जर्व करना हो तो उसके लिए जो बेहतर तरीका होता है वो स्कैटर प्लॉट है। आपने इसके लिए वैसे ही लॉजिकली सोचना है कि अगर फुल टाइम एम्प्लॉइज़ की जो सैलरी है वो बढ़ेगी, ठीक है, बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो पार्ट टाइम एम्प्लॉइज़ हैं उनकी सैलरी भी उसी हिसाब से बढ़ेगी। ठीक है, जैसे एक कोई भी डिपार्टमेंट आप ले लें, उसमें कुछ परमानेंट एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी सैलरी अगर इंक्रीज़ हो रही है, काम तो वो भी वही कर रहे हैं और उसी कंपनी में पार्ट टाइम जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, तो उनकी मजदूरी भी जो है उसी हिसाब से बढ़ती है, जो एक लॉजिकल बात भी लगती है। ठीक है, ज़ाहिर है अगर आप एक कुछ लोगों की सैलरी बढ़ाते जाएंगे और दूसरों की बढ़ाएंगे नहीं, तो वो फिर इनजस्टिस होता है, नाइंसाफ़ी होती है, क्योंकि महंगाई तो हर एक के लिए उसी हिसाब से जो है ना वो बढ़ रही है। तो इसलिए आप इसको समझेंगे कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो बेहतर तो ये था कि वो स्कैटर प्लॉट्स प्रोवाइड करता हमें ग्राफ की मदद से कोरिलेशन फाइंड करने के लिए, लेकिन उसने वैसे ही पूछ लिया तो चलिए हमने उसको बता दिया लॉजिकली सोच के कि यहाँ पे पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, मरीम वांट्स टू इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड द नंबर ऑफ फ्लावर्स ब्लूमिंग इन हर गार्डन। कि मरीम क्या चाहती है कि एक तल्लू को मालूम करना चाहती है कि कितनी बारिश हुई है और उस बारिश की वजह से उसका जो गार्डन है, जो बाग है, उसमें कितने फूल खिले हैं इनके दरमियान। ड्रा द स्कैटर डायग्राम। तो आपने इस तल्लु की एक पहले तो स्कैटर डायग्राम बनानी है और फिर हम स्कैटर डायग्राम को देख के एनालाइज करेंगे कि कौन सा रिलेशनशिप है। अब देखें डाटा आपको गिवन है टेबल की फॉर्म में। पहली जो रो है उसमें रेन बताई है उसने इंचज़ में, और दूसरी जो रो है उसमें उसने नंबर ऑफ फ्लावर्स बताए हैं।
तो स्कैटर डायग्राम के लिए आपने क्या करना होता है कि जो भी डाटा वैल्यूज़ गिवन है उनको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में यानी पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है। मसलन जब 2 इंचज़ रेन हुई है तो 10 फ्लावर्स खिले हैं, जब हमारे पास 4 इंचज़ रेन हुई है तो 22 फ्लावर्स खिले हैं, फिर इसी तरह जब 6 इंचज़ हुई है तो 55, फिर जब 8 इंचज़ हुई है तो 70 फ्लावर्स खिले हैं, और जब 10 इंचज़ हुई है तो 80 फ्लावर्स खिले हैं। कुछ इस तरतीब से डाटा पॉइंट्स आपने लिख लिए। अब जैसे पिछली एक्सरसाइज में मैंने सजेस्ट किया था कि इस तरह के क्वेश्चंस को आपने कोशिश करनी है कि पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने की। उसकी वजह मैं आगे आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा क्वेश्चन के दौरान ही। और आपकी जो ई शीट होती है उस पे एंड पे 2 पेजेस होते हैं, उस पे कुछ इस तरह का ग्राफ होता है, वही मैंने ग्राफ लिया। सबसे पहले आपने एक्स एक्सिस एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है। यहाँ पे हम ले लेंगे रेन। रेन चूँकि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, नंबर ऑफ फ्लावर्स डिपेंड कर रहे हैं रेन के ऊपर, अमाउंट ऑफ रेन के ऊपर, तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को हम आमतौर पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही लेते हैं। और फिर एक वाई एक्सिस ड्रा कर लेते हैं, और इसके अलॉन्ग हम ले लेंगे नंबर ऑफ फ्लावर्स। इधर मैं साथ मेंशन कर देता हूँ कि नंबर ऑफ फ्लावर्स, ये हमने साथ मेंशन कर दिया। अब देखें जो रेन है वो 2 के इंटरवल पे है, 2, 4, 6, 8, 10। तो आपने ये ग्रिड लाइंस को यूज़ करना है और इसके ऊपर मार्किंग करनी है। मसलन 2 का मल्टीपल आ रहा है तो मैं 4 बॉक्सेस छोड़ के 2 लिख देता हूँ, यानी यहाँ पे तो 0 होगा ना दरमियान में, तो मैं 4 बॉक्सेस 1, 2, 3, 4 छोड़ के यहाँ पे एक निशान लगाता हूँ और नीचे लिख देता हूँ 2। ठीक है, आप एक एक छोड़ के भी लिख सकते हैं, लेकिन वो बहुत कंजस्टेड हो जाएगा, बहुत क्लोज हो जाएगा, छोटी यानी कि पॉइंट्स को प्लॉट करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। इसे थोड़ा सा वक्फा आपने बढ़ा लेना। इसी तरह आगे 4 बॉक्सेस छोड़ के जो है ना 4 के इंटरवल पे आप इनको नंबर्स को लिख लें 10 तक, क्योंकि 10 तक नंबर्स हैं काफ़ी हैं। अगर स्केल साथ लिखनी है तो स्केल बेहतर है वैसे लिख देना, कि साथ मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास जो स्केल चल रही है वो ये चाह रही है कि 1 बॉक्स कि एक बॉक्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 4 बॉक्सेस 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक बॉक्स 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 इंचज़ रेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब वाई एक्सिस पे देखें तो आपके पास जो नंबर ऑफ फ्लावर्स हैं काफ़ी बड़े नंबर नज़र आ रहे हैं, 10, 22, 55, 70, 80। तो यहाँ पे हमें इंटरवल साइज़ बढ़ाना पड़ेगा। मैं 10 का रख लेता हूँ और इसमें कोशिश करता हूँ 1, 2, 3, 4, 5 बॉक्सेस छोड़ के ना, और ऊपर मैं लिख देता हूँ 10। इसी तरह 5 बॉक्सेस छोड़ के ऊपर मैं 80 तक जाऊँगा, जहाँ तक 80 तक। साथ इधर मेंशन कर देता हूँ। इधर वैसे हमें साथ लिखना चाहिए था कि हमारा ये जो है ना ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस की ये स्केल है। अब वाई एक्सिस की लिख लेते हैं कि 1 बॉक्स रिप्रेजेंट करेगा 2 के 2 फ्लावर्स को, क्योंकि 5 बॉक्स से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 10 फ्लावर्स को, तो 1 बॉक्स से 2 फ्लावर को। साथ में लिख देता हूँ कि ये वाई एक्सिस। इस तरह ये स्केल भी साथ हमने मेंशन कर दी। अब देखें पॉइंट्स आपने लेना है, पहला पॉइंट है 2, 10, तो एक्स हमारा 2 होगा और वाई क्या होगा 10। तो बिल्कुल 2 और जो 10 है उसके सामने यहाँ पे आपने पॉइंट जो है ना वो प्लॉट कर देना। इसके बाद नेक्स्ट है 422। 4 और 22 देखें 20 है ना, तो 20 से एक यूनिट आप ऊपर जाएंगे तो 22 आ जाएगा, क्योंकि एक बॉक्स जो है वो 2 फ्लावर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपने 20 से एक यूनिट ऊपर, एक ग्रीड लाइन ऊपर ये पॉइंट प्लॉट कर दिया। फिर 6 है जी 55, 6 और 50, यानी कि 50 और 60 के बिल्कुल दरमियान है, 52, 54 और यहाँ पे आप पॉइंट इसका प्लॉट कर दें। उसके बाद 8 जो है वो 70 है, तो 70 बिल्कुल 70 के सामने यहाँ पे जाके आप इसका पॉइंट प्लॉट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद 10 और 80 के बिल्कुल सामने जाके आप 80 पे तकरीबन सबसे ऊपर यहाँ पे पॉइंट प्लॉट कर दें। ये हमारा स्कैटर प्लॉट जो है वो मतलब हो चुका है। पॉइंट्स यानी रैंडमली जो भी हमें गिवन थे वो हमने प्लॉट कर दी। अब नीचे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन है कि ड्रॉ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट, कि आपने बेस्ट फिट लाइन या ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है। तो ये ट्रेंड क्या बन रहा है, ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे ये रेन इन इंचेस बढ़ रही है तो ये जो वाई की वैल्यू है यानी कि नंबर ऑफ फ्लावर्स बढ़ रहे हैं, तो ये ट्रेंड बन रहा है पॉजिटिव ट्रेंड, यानी कि पॉजिटिव कोरिलेशन बन रहा है। तो ट्रेंड लाइन ड्रा करने के लिए, लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रा करने के लिए आपको मैंने बताया था कि हमने कोशिश करनी होती है एक तो ये इस ट्रेंड को फॉलो करे, यानी देखें जो पॉजिटिव स्लोप है हम ये नहीं कर सकते कि इस तरह लाइन नेगेटिव स्लोप वाली ड्रा कर दें, या कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दें, या कोई वर्टिकल लाइन ड्रा कर दें। ये लॉजिकल सी बात लग रही है। हमारा ट्रेंड ये चाह रहा है ये सब पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर नहीं आएंगे। ठीक है,
तो आपने कोशिश ये नहीं सोचते रहना कि अब एक लाइन पे नहीं आ रही तो एक लाइन पे कैसे लाना है, बस ये नहीं करना कि इनको ऐसे 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 मिलाने की कोशिश करनी है। वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन थी, ये और चीज़ है। ट्रेंड लाइन मतलब एक लाइन, सिर्फ एक लाइन आपने ड्रा करनी है। तो वो लाइन कुछ इस तरह ड्रा करनी है कि वो लाइन जब इनमें से गुजरे तो कोशिश करनी है कि जितने पॉइंट्स उस लाइन के ऊपर आएँ उतने ही पॉइंट्स नीचे आएँ, और कुछ पॉइंट्स लाइन के ऊपर भी बिल्कुल आ जाएँ तो अच्छी बात है। ठीक है, इस तरह आपने लाइन ड्रा करनी है। तो मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ, ये फर्ज़ किया मैंने लाइन ड्रा की, एक पॉइंट तकरीबन ऊपर आ गए, बाकी दो ऊपर आ गए लाइन से ऊपर और दो नीचे आ गए। और देखें इनका जो वर्टिकल डिस्टेंस है, ये हायर क्लासेस में जाके आप पढ़ेंगे, इन्हें रेजिडुअल वैल्यूज़ कहते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है। ये भी तकरीबन मिलता जुलता है। ठीक है, कोशिश करनी है कि जितना मतलब एक जैसा यानी कि काम चल जाए उतना बेहतर है। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कभी कभार ये भी हो सकता है कि 3 पॉइंट ऊपर आ रहे हो, 2 नीचे आ रहे हो। बहरहाल कोशिश हम करेंगे कि जितनी बेस्ट लाइन होगी उतना ही बेहतर है। अब ये लाइन हमने ड्रा कर दी है। ठीक है, अब देखें कि आपकी एक एग्जांपल भी है, सेकंड लास्ट एग्जांपल, वहाँ भी जाके आप देख सकते हैं उसका लास्ट पार्ट, कि बाज़ दफ़ा पेपर में वो लाइन ड्रा करने के बाद आपसे कोई सवाल पूछ सकता है कि मसलन वो पूछ सकता है जी कि बताएं कि जब 5 इंचज़ रेन हुई है तो इस लाइन ऑफ बेस्ट फिट को यूज़ करते हुए बताएं कि कितने फूल खिलेंगे। ये तो दे दिया ना उसने 2 4 6 8 10, तो ये पूछ सकता है कि 5 इंचज़ रेन पे कितने फूल खिलेंगे। ठीक है, तो फिर आप ये ट्रेंड लाइन को यूज़ करते हुए वो वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर तो आप ग्राफ पेपर के ऊपर बनाएंगे तो आपके पॉइंट्स ठीक प्लॉट हुए होंगे, और आप जो लाइन है उसको यूज़ करते हुए ग्रिड लाइंस को वैल्यू जो है वो बेहतर निकाल सकते हैं, यानी ज़्यादा करीब करीब एक्चुअल आंसर के ज़्यादा करीब करीब निकाल सकते हैं। ठीक है, ये फ़ायदा होगा आपको ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करने का। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल का हवाला दिया, आप उस एग्जांपल को ज़रूर कीजिएगा, काफ़ी अच्छी एग्जांपल है, उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें ये भी हो सकता है कि अगर हमें ये लाइन की इक्वेशन मिल जाए, क्योंकि हमें पता है लाइन की इक्वेशन, जो मसला इक्वेशन होती है किसी लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, वो कुछ इस तरह से होती है। अगर हमें इक्वेशन मिल जाए इस लाइन की, तो इस इक्वेशन की मदद से भी हम जो है वो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ग्राफ की बजाय। और यूँ भी हो सकता है कि हमें अगर इक्वेशन का पता हो कि ये जो लाइन है उसकी इक्वेशन का पता हो, तो हम 2 पॉइंट्स प्लॉट करके ज़्यादा बेहतर लाइन ड्रा कर लें। तो इसके लिए मैं आपको एक कैलकुलेटर ट्रिक बताने लगा हूँ। तो इस कैलकुलेटर ट्रिक को आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हमने, हो सकता है कोई बच्चा इस तरह ड्रा कर दे, इस तरह, ठीक है, इस तरह उसकी स्लोप थोड़ी सी डिफरेंट हो, तो उससे फिर आंसर में थोड़ा सा चेंज आएगा। ठीक है, कोई बच्चा कोई थोड़ी सी स्लोप मज़ीद कम या ज़्यादा कर दे, ठीक है, तो आंसर में थोड़ा बड़ा फ़र्क आएगा। लेकिन ये वैसे होता अप्रॉक्सीमेट आंसर है, ये कभी भी आपको इस तरह एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा। तो इसका फिर तरीकाकार आपको एक कैलकुलेटर ट्रिक बताता हूँ कि आपके कैलकुलेटर पे ये जो ट्रेंड लाइन है, जिसे लाइन ऑफ बेस्ट फिट कहते हैं और रिग्रेशन लाइन भी कहते हैं, इसको फाइंड करने के, इसकी इक्वेशन फाइंड करने का जो है ना वो मतलब फंक्शन मौजूद है, रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करने का। उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए कैसियो। ठीक है, और इसमें आपने मोड का बटन पहले प्रेस करना है, और देखें तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है स्टैट, तो स्टैट का बटन प्रेस करें। अब ये देखें लिखा हुआ है 2 नंबर के सामने a+bx, ये बेसिकली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। सिर्फ क्या किया उसने कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में तो हम यूँ लिखते हैं ना कि एक्स वाली रकम को पहले और कांस्टेंट को बाद में, तो आप यूँ समझ लें कि ये लिखा हुआ है a+bx, बात एक ही है। ठीक है, m की जगह b आ गया और c की जगह a आ गया, सिर्फ जिसको पहले लिख दिया उसको बाद में, बात एक ही है। तो इसको ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है। मैं दोबारा कैलकुलेटर ऑन करता हूँ, तो 2 उसके सामने लिखा है, 2 मतलब कि सिलेक्ट किया। अब ये पूछेगा डाटा वैल्यू, ये जो टेबल ऑफ वैल्यूज़ इनको लिखते जाएँ आप, मतलब 2 लिखा, इक्वल का बटन प्रेस किया, पहले सारी एक्स वाली वैल्यूज़ हम लिख रहे हैं, 4 इक्वल का बटन प्रेस किया, 6 इक्वल का बटन प्रेस किया, 8 इक्वल का बटन प्रेस किया, फिर 10 और इक्वल का बटन प्रेस किया, यानी कि ये हमने एक्स वाली वैल्यूज़ लिख दी। अब नेक्स्ट कॉलम में जाने के लिए राइट एरो प्रेस करें और ऊपर चले जाएँ, फुल ऊपर चले जाएँ। अब 2 के सामने हम लिखेंगे 10 और इक्वल का बटन प्रेस किया, फिर 22, फिर इक्वल प्रेस किया, फिर 55, फिर इक्वल प्रेस किया, फिर 70 और फिर इक्वल प्रेस किया, फिर 80 और फिर इक्वल प्रेस किया। ठीक है, अब ये हमने क्या किया कि डाटा को लिख दिया, AC का बटन प्रेस करेंगे, ये आपके कैलकुलेटर पे स्टोर हो गया। अब आपने फिर दोबारा प्रेस करना है शिफ्ट, और ये देखें 1 के ऊपर छोटा सा लिखा होगा स्टैट, इसको प्रेस करना। ठीक है,
और ये देखें 5 नंबर पे रिग्रेशन इक्वेशन की ऑप्शन है। आप 5 को प्रेस करेंगे तो आपसे पूछेगा ए की वैल्यू आपने लेनी है या बी की। पहले ए की निकालना चाहते हैं तो ए के सामने 1 लिखा है, 1 प्रेस करेंगे तो इक्वल का बटन प्रेस करें तो ये -9, यानी हमारे पास ए आ गया -9। फिर आप बी की वैल्यू निकालने के लिए शिफ्ट का बटन प्रेस करें, फिर स्टैट का बटन प्रेस करें और फिर 5 का बटन प्रेस करें, रिग्रेशन पे चले गए और ये 2 के सामने लिखा है बी तो 2 प्रेस करें, तो इक्वल का बटन प्रेस करें तो बी की वैल्यू आ गई 9.4। यानी हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है ना उसके मुताबिक ये है कि ए -9 है और बी क्या है 9.4। अब अगर फ़र्ज़ किया कि वो आपसे कहता है कि 5 के ऊपर, ठीक है, 5 जो इंचज़ रेन है उस पर कितने फूल खिलेंगे, तो ये बिल्कुल ज़्यादा करीब करीब और ज़्यादा बेहतर आंसर देगी। आप एक्स की जगह 5 लिखें और इनको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। और इस इक्वेशन को मालूम करने के बाद आप ज़्यादा बेहतर ये जो लाइन ऑफ बेस्ट फिट है वो भी मतलब ड्रा कर सकते हैं। मसलन कैसे कि आप कोई 2 पॉइंट ले लें इस लाइन की मदद से इसके ऊपर। मसलन मैं प्लॉट करता हूँ, फ़र्ज़ किया ये 2 पे हमारे पास वैल्यू क्या दी थी 10, मैं इस इक्वेशन में 2 पुट करता हूँ। तो जब मैं 2 पुट करूँगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा तकरीबन आएगा 9.4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 18.8, उसमें -9 करें तो तकरीबन 9.8 आएगा, यानी इसके करीब करीब आएगा। तकरीबन थोड़ा सा नीचे आएगा, 10 से थोड़ा सा नीचे, तकरीबन 10 ही हो गया। अब अगर मैं 10 पे फाइंड करता हूँ वैल्यू, यानी दोनों एंड पॉइंट्स में मैं फाइंड कर रहा हूँ 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट हम यानी कि हमारे पास ये आ गया 2, 9.8 इस इक्वेशन के मुताबिक, और 10 पे मैं करता हूँ अगर फाइंड तो -9 + 9.4, एक्स की जगह 10 लिखा तो ये आ जाएगा 94 में -9 करेंगे तो 83, यानी 83 आ जाएगा। दूसरा पॉइंट 83 आएगा, नहीं 85 आएगा, सॉरी 85 आ जाएगा। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 1085, डाटा के मुताबिक है 1080, तो ये 1080 से थोड़ा सा ऊपर फ़र्ज़ किया यहाँ पे कहीं ये पॉइंट होगा हमारे पास यहाँ पे। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आप डायरेक्टली जब ज्वाइन करेंगे तो आपकी ये बिल्कुल इस इक्वेशन के मुताबिक जो है ना वो लाइन ऑफ बेस्ट फिट आ जाएगी। ठीक है, इस इक्वेशन के मुताबिक बिल्कुल, यानी पहले क्या किया, डाटा को कैलकुलेटर में इनपुट किया, इक्वेशन फाइंड कर ली और कोई 2 पॉइंट हमने लाइन ड्रा करने के लिए कोई 2 पॉइंट उसमें से निकाल लिए। उन 2 पॉइंट्स को आप लेड पेंसिल यूज़ कर लें ताकि बाद में इरेज कर सकें, क्योंकि ये हमारे सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है। ऊपर ड्रा करके ग्राफ पे, तो जब लाइन ड्रा करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर लाइन होगी। अब आप इस लाइन की मदद से ग्राफ से भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मतलब 5 इंचज़ पे आप ऐसे ऊपर जाएँ और यहाँ से आप इस तरफ को आएँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 32, 36 और 38, यानी 38 फ्लावर्स आप इजीली बता सकते हैं कि वो खिलेंगे, तो ज़्यादा बेहतर आंसर आएगा। तो ये ट्रिक भी यूज़ की जा सकती है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, बल्कि एक पार्ट रहता है बी पार्ट। बी पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है जी कि कमेंट ऑन द टाइप ऑफ कोरिलेशन, कि आपने बताना है पहले तो ये कोरिलेशन किस तरह का है, उसके बाद फिर ये भी बताना है कि इसका यानी कि क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। तो देखें जी, स्लोप क्या है पॉजिटिव लाइन की, जैसे जैसे रेन इन इंचेस बढ़ रही है वैसे वैसे नंबर ऑफ़ फ्लावर्स बढ़ रहे हैं। तो हम पहले तो कहेंगे जी कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है हमारे पास, पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। तो अब पॉजिटिव कोरिलेशन क्या शो करता है, एज द रेन फॉल इंक्रीज, के रेनफॉल जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, ठीक है, द नंबर ऑफ फ्लावर्स, द नंबर ऑफ फ्लावर्स आल्सो इंक्रीज, कि वो और आल्सो इंक्रीजिंग चलें लिखते हैं, और आल्सो इंक्रीज वो भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये कोरिलेशन शो कर रहा है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, अगर तो आपको कैटर प्लॉट और लाइन ऑफ बेस्ट फिट का कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। इसकी स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं। गिवन स्कैटर डायग्राम, के आपको एक स्कैटर डायग्राम जो है वो शो की गई है, शोइंग रिलेशन बिटवीन प्रैक्टिस टाइम एंड मार्क्स obtained इन अ मैथ टेस्ट, कि ये एक रिलेशनशिप बता रही है स्कैटर डायग्राम किस किस में, प्रैक्टिस टाइम में और मार्क्स स्टूडेंट्स ने कितने ऑब्टेन किए हैं मैथ टेस्ट में। अब आप अगर देखें तो प्रैक्टिस टाइम दिया एक्स एक्सिस पे, अब ये उसने सारा यूनिट नहीं मेंशन किया कि घंटे में है टाइम, मिनट्स में है या डेज़ में है या हफ्तों में है, और ऊपर उसने मार्क्स बताए हुए हैं, ठीक है। तो इनके दरमियान ये रिलेशनशिप पॉइंट्स की फॉर्म में प्लॉट किया गया है। फर्स्ट पार्ट में कहता है फाइंड टाइप ऑफ कोरिलेशन, कि आपने कोरिलेशन बताना है कौन सा है। तो अगर आप ट्रेंड को देखें तो जैसे जैसे प्रैक्टिस टाइम बढ़ रहा है
तो जनरली जो नंबर ऑफ मार्क्स हैं, यानी मार्क्स की ओवरऑल जो सिचुएशन है वो भी बढ़ रही है, यानी स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है। तो फिर कौन सा कोरिलेशन हुआ? ये कोरिलेशन हमारे पास हुआ पॉजिटिव। वैसे भी आप ट्रेंड देखें तो क्या है, ये अगर हम लाइन ड्रा करते हैं तो ये स्लोप ऊपर की तरफ जा रही है। लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव करेंगे तो ऊपर की तरफ स्लोप जाएगी। तो इसका मतलब पॉजिटिव स्लोप है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि इनके दरमियान जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव कोरिलेशन। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें वो बात कर रहा है कि ड्रा लाइन ऑफ बेस्ट फिट, कि आपने बेस्ट फिट लाइन ड्रा करनी है। तो बेस्ट फिट लाइन ड्रा करने के लिए दो असूल है। एक तो आपने ट्रेंड को फॉलो करना है। ट्रेंड क्या है? ये ऊपर की तरफ, यानी आप ये नहीं करेंगे कि लाइन ड्रा कर दें इस तरफ को या इस तरफ को। फॉलो आपने किस तरह करना है? ट्रेंड को। तो हमारी लाइन कुछ इस तरह होगी ऊपर की तरफ। उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट आपको बताया था कि आप जब लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रा करें तो कोशिश करनी है कि जितने पॉइंट्स लाइन के ऊपर हैं उतने ही नीचे आएँ। एक दो का फ़र्क हो सकता है, कमी बेशी हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा ना हो। मसलन ये ना आप करें कि ये लाइन मैं ऐसे ट्रेंड को फॉलो करते हुए ये ड्रा कर दूं। अब है तो ये पॉजिटिव स्लोप ही ट्रेंड के मुताबिक जा रही है ऊपर की तरफ, लेकिन सारे पॉइंट्स नीचे आ गए, तो ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट नहीं है। या आप ये नीचे ड्रा कर दें, ठीक है, इस तरह 3 पॉइंट नीचे हैं, बाकी सारे ऊपर हैं। तो ये भी स्लो पॉजिटिव ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन ये ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रही, मतलब वो बेस्ट फिट लाइन नहीं है। ट्रेंड को तो फॉलो कर रही है, बेस्ट फिट लाइन नहीं है। तो आपने कोशिश करनी है कि इस तरह की लाइन हो कि जो इनके दरमियान से तकरीबन गुजरे, आधे पॉइंट ऊपर और आधे नीचे, एक दो आगे पीछे हो सकते हैं। तो हमारी जो बेस्ट फिट लाइन होगी कुछ इस तरह से होगी, मैंने ये ड्रा कर दी, ठीक है। तो ये लाइन ड्रा होगी, ये हमारा काम था। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है ड्रा द स्कैटर डायग्राम। इसमें भी हमने स्कैटर डायग्राम ड्रा करनी है। नीचे टेबल ऑफ वैल्यूज़ हमें गिवन है, और ये टेबल ऑफ वैल्यूज़ में डाटा किस बारे में है? कहता है जी कि फॉर द डाटा शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट ऑफ पोल्यूशन, यानी ये डाटा शो कर रहा है रिलेशनशिप अमाउंट ऑफ पोल्यूशन के बारे में कि कितनी पोल्यूशन है, और उसका उसने यूनिट साथ बताया मेजर्ड इन एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI एंड द नंबर ऑफ सिक डेज रिपोर्टेड बाय अ लोकेलिटी। किसी इलाका में कोई शख्स कितने दिन तक बीमार रहा है उसकी वजह से। तो ये डाटा हमें नीचे गिवन है। ऊपर पहली रो में AQI है और सेकंड रो में नंबर ऑफ सिक डेज है। पहले तो हम इसकी स्कैटर डायग्राम बनाते हैं, फिर नीचे क्वेश्चन है फाइंड कोरिलेशन एंड व्हाट डज दिस सजेस्ट, और फिर कोरिलेशन की तरफ बात करेंगे। तो इसके लिए आपने उसी तरह कोशिश कीजिएगा कि ग्राफ पेपर ले लें, ठीक है, और उसके ऊपर स्कैटर डायग्राम बनाएं। तो एक एक्स एक्सिस ड्रा करेंगे हम, इस एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम लेंगे AQI, ठीक है, जो कि पोल्यूशन लेवल है हमारे पास, क्योंकि नंबर ऑफ सिक डेज डिपेंड कर रहे हैं AQI पे। तो AQI हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेंगे, और जो हमारे पास नंबर ऑफ सिक डेज हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको वाई एक्सिस के लॉन्ग हम लेंगे। तो एक वाई एक्सिस ड्रा कर लेते हैं, और यहाँ हम लिख लेते हैं कि जी नंबर ऑफ सिक डेज, कि कितने दिन तक कोई शख्स बीमार रहा है, सिक डेज। अच्छा जी, अब आप देखें जो आपके पास फर्स्ट रो है उसमें जो वैल्यूज़ हमें गिवन है वो 20 से लेके आगे 40, 60, 80, 100, 120, मैक्सिमम 120 है, और सबसे छोटी आगे 10 है। 10 से लेके 120 तक हमने जाना है। तो उस हिसाब से आपने एक्स एक्सिस पे जो है वो लेबलिंग करनी है। अब इसमें आपने देखना है कि मैं कितने बॉक्सेस छोड़ के इसको लेबल करूं। तो चार बॉक्सेस ही मैं छोड़ लेता हूं, जैसे पीछे हमने एक क्वेश्चन में किया था, और 4 बॉक्स ही छोड़ के और पहला नंबर लिख लेता हूँ 20। मैं रख रहा हूँ इंटरवल 20-20 का, क्योंकि 120 तक जाना है तो उस हिसाब से फिर 20 का ठीक रहेगा। इसलिए 4 बॉक्स छोड़ के आप 20-20 के वक्फे पे नंबरिंग कर लें, 120 तक चलेगी। उसके बाद अगर हम सेकंड रो में देखें तो 5 से स्टार्ट हो रहा है, सबसे छोटा नंबर वैसे तो 3 है, और जा रहे हैं हम 80 तक, काफ़ी बड़ी वैल्यू तक जा रहे हैं। तो हमें इंटरवल साइज़ ज़रा बड़ा ही रखना पड़ेगा, 5 की बजाय भी 10 का रख लें तो बेहतर है। उसी तरह 5 बॉक्स छोड़ के, और मैं पहला जो मार्क करता हूँ वो 10 है, यानी एक बॉक्स है वो 2 नंबर ऑफ सिक डेज़ को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, 2, 4, 6, 8 और ये 10 तक। अब इसी तरह 10-10 के इंटरवल में हम उसी तरह 80 तक चले जाते हैं। आप चाहे तो साथ स्केल मेंशन कर दें कि हमारे पास जो स्केल है वो क्या है। स्केल में हम लिख देते हैं कि एक्स एक्सिस पे हमने किस हिसाब से नंबरिंग की है। उसमें हमने नंबरिंग की है जी कि ईच बॉक्स, यानी 1 बॉक्स चलें कह लें, 1 बॉक्स इज़ इक्वल टू किसके होगा, यानी कि 20 तक 4 बॉक्स है तो 5, 20 को क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 AQ लेवल तक होगा।
इसके बाद फिर अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस में जो वन बॉक्स है वो रिप्रेजेंट करेगा 2 नंबर ऑफ सिक डेज़ को। 2 डेज़ चले लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम देखें तो यहाँ 0 है और 0 से ऊपर हम 5 बॉक्स से छोड़ के गए हैं 10 तक, तो हर बॉक्स 2 नंबर ऑफ डेज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब पॉइंट्स हमने प्लॉट करने इसी तरह ऑर्डर पेयर में। पहला 20 है, यानी कि एक्स एक्सिस पे 20 है और वाई पे क्या है 5। तो देखें 5 0 10 के बिल्कुल दरमियान में आएगा। आपने दो जो बॉक्सेस है वो छोड़ के और तीसरे और दूसरे के दरमियान में पॉइंट यहाँ पे प्लॉट कर देना, ठीक है। ये पहला पॉइंट आ गया। इससे आगे 40 18 है, ये 14 है 40 है सॉरी, और 20 से एक बॉक्स नीचे यहाँ पे पॉइंट प्लॉट किया। फिर 60 25 है, ये 60 है। 20 और 30 के बिल्कुल दरमियान में आप चले जाएंगे। फिर 80 40 है, 80 जो है आप ये चले जाएंगे मैक्सिमम लेवल पे 80 और 40, यानी कि ये 40 के बिल्कुल सामने आप यहाँ पे प्लॉट करेंगे। इसी तरह आई होप के बाकी भी पॉइंट्स आप प्लॉट कर लेंगे। मतलब 120 80 है तो 120 तो ये है और 80 वो मैक्सिमम वहाँ पे पॉइंट प्लॉट करेंगे। 100 जो है वो 60 पे प्लॉट किया, फिर 120 80 पे प्लॉट किया। फिर देखेंगे 10 3, 10 जो आ रहा है ना 0 20 के दरमियान आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 होगा और 3 का मतलब है एक बॉक्स तो 2 हो गया और 2 बॉक्स हो गया 4, यानी कि दूसरे और पहले और दूसरे बॉक्स के दरमियान में पॉइंट प्लॉट करना। इसी तरह बाकी पॉइंट्स भी आई होप कि आप प्लॉट कर लेंगे। आपने ये सारे पॉइंट्स जो है ना वो इस तरह प्लॉट कर लिए। अब ये पॉइंट्स प्लॉट हो गए, ये स्कैटर डायग्राम आपकी बन चुकी है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में कहता है फाइंड कोरिलेशन एंड व्हाट डज दिस सजेस्ट, कि आपने कोरिलेशन जो है वो फाइंड करना और बताना है कि ये क्या सजेस्ट करता है। अगर हम पिछले क्वेश्चन के पैटर्न की तरफ चले और अपने SL उसको देखें तो उसके मुताबिक हमने सिर्फ इसको देख के यही बताना है कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव, या कोई कोरिलेशन है भी या नहीं, और इसका मतलब क्या है। मसलन अगर आप इस पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो जैसे जैसे AQ लेवल बढ़ रहा है, AQI लेवल, वैसे वैसे जो नंबर ऑफ सिक डेज बढ़े हैं। और यहाँ भी आप ऑब्जर्व करें डाटा में तो ऐसी ही सिचुएशन है, ठीक है। तो ये देखें, अगर आप ट्रेंड लाइन या जो लाइन ऑफ बेस्ट फिट लाइन ड्रा भी करते हैं तो इसकी स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव, कुछ इस तरह से वो हम ड्रा करेंगे। तो पॉइंट्स चूँकि काफ़ी क्लोज है तो इसका जो कोरिलेशन है वो होगा भी स्ट्रॉन्ग। जितने पॉइंट्स क्लोज होंगे ट्रेंड लाइन के, या जितने ज़्यादा लाइन्स के में से पॉइंट्स में से लाइन पास करेगी वो पॉइंट क्लोज होंगे, उतना जो कोरिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो इसके मुताबिक अगर हम चलें SL के मुताबिक और पिछले पैटर्न के क्वेश्चन के मुताबिक तो हमें सिर्फ इतना ही बताना चाहिए। लेकिन आपकी बुक पे एक एग्जांपल की हुई है, उसने बाकायदा कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड किया हुआ है, ठीक है। कोरिलेशन कोफिशिएंट का थोड़ा सा मैंने आइडिया आपको शुरू में दिया था कि वो क्या होता है, कि वो वैल्यू बताता है कोरिलेशन की, बाकायदा एक वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू बताता है। तो वो वैल्यू क्या होती है, वो -1 से लेके जो है हमारे पास 1 तक की रेंज में होती है, ठीक है। जो 0 से 1 के दरमियान होगी पॉजिटिव कोरिलेशन के लिए होगी, जो 0 और -1 के दरमियान होगी वो नेगेटिव कोरिलेशन के लिए होगी। तो जितनी वैल्यू 1 के करीब होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होगा, ठीक है। जितनी -1 के करीब होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन होगा। और आपके जो SL है उसमें कोरिलेशन कोफिशिएंट का जिक्र नहीं है। अगर हम इसकी दूसरी बुक देखें कैंटैब की तो उसमें भी कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करने के बारे में कोई जिक्र नहीं है। लेकिन आपकी चूँकि बुक में एग्जांपल उसने एक दे दी है तो मैं जो है वो कोई इतराज़ नहीं लेना चाहता। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वो फाइंड कर देता हूँ उसके मुताबिक भी कि कोरिलेशन कोफिशिएंट कैसे फाइंड करना है, जो कि थोड़ा सा लंबा काम है। वरना अगर मैं लेके चलूँ इसको मतलब कि SL को और पैटर्न को तो उसके मुताबिक तो मैं यही कहूँगा कि आपको पेपर में अगर पूछेगा भी तो यही पूछेगा कि पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है, उसके मुताबिक आपने इंटरप्रेट करना है कि वो क्या सजेस्ट करता है। बहरहाल हम कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करते हैं। इसके लिए आपकी बुक पे जो फार्मूला दिया गया है कुछ इस तरह से दिया गया है। कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करने के काफ़ी ज़्यादा मेथड है और फार्मूले भी काफ़ी हैं, लेकिन आपकी बुक पे ये फार्मूला दिया गया है। अब इस फार्मूला के मुताबिक अगर हम चले तो एक तो हमें ये एक्स बार का क्या मतलब है, ये मीन यानी एवरेज फाइंड करनी है एक्स वैल्यू की भी और वाई की भी। ये AQI को आप समझ लीजिए एक्स वैल्यूज़ हैं और नंबर ऑफ सिक डेज़ को आप समझ लीजिए वाई वैल्यूज़ हैं। इनकी क्या करनी है, एवरेज फाइंड करनी है। फिर उस एवरेज को हर एक्स वैल्यू में से, यानी एक्स की जो एवरेज है उसको एक्स वैल्यू में से और वाई की जो एवरेज है उसको वाई वैल्यू में से हमने माइनस करना है, ठीक है। यानी एक एक्स माइनस एक्स बार फाइंड करना है, एक वाई माइनस वाई बार फाइंड करना है। फिर इनका लेना प्रोडक्ट और प्रोडक्ट का फाइंड करना है सम। ये 3 कॉलम बनेंगे।
एक x माइनस एक्स बार के लिए, एक y माइनस वाई बार के लिए और एक इनके प्रोडक्ट के लिए। 3 कॉलम बनेंगे। नीचे भी देखें x माइनस एक्स बार का स्क्वायर उसका सम लेना है और y माइनस वाई बार का स्क्वायर उसका सम लेना है। 2 कॉलम ये बनेंगे। तो ये कुल मिला के हमने इसी टेबल में 2 तो ऑलरेडी कॉलम होंगे, एक x का होगा, इसको आप x कहेंगे और इसको y कहेंगे। ठीक है, 2 कॉलम तो ये होंगे, बाकी 5 कॉलम हमें मज़ीद जो है इसमें ऐड करने पड़ेंगे। तो ये काफ़ी लंबा काम हो जाता है और इस फार्मूला के मुताबिक ज़्यादा लंबा काम हो जाता है जो आपकी बुक पे दिया गया। आम तौर पे जब इस तरह एक्स और वाई वैल्यूज़ दी हो ना, तो इसके लिए जो फार्मूला यूज़ किया जाता है वो ये वाला फार्मूला यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाती है, बल्कि काफ़ी कम हो जाती है। इसमें हमें सिर्फ 3 ही कॉलम ड्रा करने पड़ते हैं, एक एक्स वाई के लिए, ठीक है, एक्स और वाई के तो ये हो गए, एक एक्स वाई के लिए, एक एक्स स्क्वेयर के लिए और एक वाई स्क्वेयर के लिए। 3 कॉलम फाइंड करने पड़ते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। मे भी आप सोच रहे हो कि ये फार्मूला छोटा है, ये बड़ा है, लेकिन फार्मूला चाहे ये बड़ा है लेकिन कैलकुलेशन काफ़ी हद तक आसान हो जाती है। बहरहाल अभी मैं आपके बुक के मुताबिक जो फार्मूला है उसके मुताबिक करवाता हूँ, फिर बाद में इस फार्मूला के मुताबिक भी आपको करवा के बता देता हूँ, ठीक है, ताकि दोनों चीज़ें जो है आपको पता चल जाए। अब पहले तो हमने फाइंड करनी है एवरेज। तो एवरेज फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है कि एक्स वाला जो कॉलम है इसकी तमाम वैल्यूज़ का टोटल करना है, क्योंकि एवरेज का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि एवरेज फाइंड करने के लिए जितनी भी वैल्यूज़ होती है उनका सम करना होता है, उसके नंबर ऑफ़ वैल्यूज से डिवाइड करना होता है। तो जब आप इस एक्स वाली वैल्यूज़ का टोटल करेंगे तो ये आएगा 558 और इसको नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ आप काउंट करें तो 10 बनती है। 10 से डिवाइड करेंगे तो ये एवरेज आपके पास आ जाएगी, सॉरी 558 नहीं 580 आएगा, 580 आएगा। 580 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 58 एवरेज आ जाएगी इसकी। इसी तरह इसकी वैल्यूज़ को भी आप टोटल करेंगे तो ये 293 आएगा आपके पास, यानी वाई एवरेज के लिए आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे सिग्मा वाई ओवर एन, तो 293 आएगा और टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ इसकी भी 10 है। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 29.3 आ जाएगा एवरेज, ठीक है। तो इस तरह पहले आपने इनकी एवरेज निकालनी है। अब इस एवरेज को हर वैल्यू में से बारी बारी फाइंड कर माइनस करना है और इस कॉलम में लिखते जाना है। यहाँ पे आपने काम क्या करना है, एक कि आपने एक कैलकुलेटर ट्रिक यूज़ करनी है और पहले ही इस सारे का आंसर निकाल लेना है। उसका फ़ायदा ये होगा क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा आप देखें कैलकुलेशंस है, ठीक है, तो मिस्टेक होने का चांस काफ़ी ज़्यादा। तो आप पहले ही कैलकुलेटर पे आंसर निकाल लें ताकि आपको पता हो कि मेरा आंसर ये आना चाहिए। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले मोड का बटन प्रेस करना है आपने कैलकुलेटर पे, ठीक है, और तीसरे नंबर पे लिखा है स्टेप, तो 3 को प्लस का प्रेस किया और यहाँ पे 2 नंबर पे वही जो जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था रिग्रेशन इक्वेशन, उस पर चले जाना a प्लस बी एक्स में, तो 2 को प्रेस किया। अब ये पूछेगा आपसे कि टेबल ऑफ वैल्यूज़ क्या है, तो आप इन तमाम वैल्यूज़ को लिखेंगे। मतलब पहले एक्स वैल्यूज़ लिखने हैं तो पहले नंबर पे 20 है, 20 लिखा, इक्वल का बटन प्रेस किया। अब पहले हम सारी एक्स वैल्यूज़ लिखने हैं, फिर 40 लिखा, इक्वल का बटन प्रेस किया। इसी तरह फिर आगे के आ गया 60 और इक्वल का बटन प्रेस किया। इसी तरह फिर आगे आ गया 80 और इक्वल का बटन प्रेस किया, फिर 100 और फिर इक्वल का बटन प्रेस किया, फिर आ गया 120 और इक्वल का बटन प्रेस किया आपने, फिर 10 और फिर इक्वल का बटन प्रेस किया, फिर उसके बाद 30 और इक्वल का बटन प्रेस किया, फिर आ गया 50 और इक्वल का बटन प्रेस किया। ये सिर्फ डाटा लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा आपको, बाकी कोई ऐसा टाइम नहीं लगेगा इंशाल्लाह वैल्यूज़ फाइंड करने के। ये एक्स वैल्यूज़ हमने लिखनी। अब वाई वैल्यूज़ के लिए आपने राइट एरो प्रेस करना है, कर्सर आगे चला जाएगा, इसको बिल्कुल स्टार्ट पे ले जाना है और वाई वैल्यूज़ बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे। अब मैं जल्दी से वाई वैल्यूज़ लिख देता हूँ ताकि टाइम की थोड़ी बचत हो। 5 लिखा, इक्वल का बटन प्रेस किया जी, तो वाई वैल्यूज़ हमने लिख ली हैं। अब आपने AC का बटन प्रेस करना है, ये टेबल आपके कैलकुलेटर में सेव हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और ये 1 के ऊपर लिखा हुआ स्टैट 1 को प्रेस करेंगे तो ये 5 नंबर पे लिखा हुआ रिग्रेशन इक्वेशन, तो 5 को प्रेस करेंगे। अब देखें यहाँ पे 3 नंबर पे लिखा है R, ये क्या है, बेसिकली कोरिलेशन कोएफिशिएंट है। जब आप 3 को प्रेस करेंगे तो ये आपको इक्वल का बटन प्रेस करने के बाद आंसर दे देगा 0.9699, यानी हमारा जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट आने वाला है वो क्या आने वाला है 0.99, मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ 96 है या क्या है, 0.9699 सॉरी 0.9699 हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट आएगा, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ये आंसर आपका आना चाहिए। इसको आप एक साइड पे जो है वो नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
अब आगे कैलकुलेशन में भी ये टेबल आपको, यानी कि जो आपने लिख लिया ना कैलकुलेटर में एक दफ़ा, वह हेल्पफुल करेगा। मसलन आपने कैलकुलेटर पे ये लिख लिया, पहले आंसर निकाल लिया, तो ये जो मीन हमने निकाले हैं मैनुअली, ये आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पे निकाल के भी लिख सकते हैं। मसलन कैसे, कि टेबल आपका ऑलरेडी कैलकुलेटर के अंदर लिखा हुआ है, आपने क्या करना है कि उसी तरह AC का बटन प्रेस करके शुरू में चले गए, टेबल आपका सेव है कैलकुलेटर में, अगर आपने उसको ऑफ नहीं किया तो शिफ्ट का बटन प्रेस किया और चले गए स्टैट वाले मोड में। ठीक है, अब ये 4 नंबर पे क्या लिखा है, VAR वेरिएंस, 4 को प्रेस करेंगे और यहाँ पे देखें X बार नज़र आ रहा है। ठीक है, तो 2 प्रेस करेंगे तो ये आपको इक्वल का बटन प्रेस करने के बाद देखें एवरेज उसने दे दी, मीन दे दिया X वैल्यूज़ का। इसी तरह Y वैल्यूज़ के लिए शिफ्ट का बटन प्रेस किया, फिर स्टैट का बटन प्रेस किया, फिर 4 नंबर को प्रेस किया और ये देखें 5 नंबर पे Y बार लिखा है, तो 5 को प्रेस करेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये देखें उसने उसकी भी एवरेज दे दी। दोनों की हमने यही एवरेज निकाली है मैनुअली। तो ये टेबल अब आपके काम आएगा नेक्स्ट मेथड में भी, जो मैं आपको करवाऊँगा। तो बहरहाल आपने क्या करना है कि ये जो X बार है, ये जो मीन है, बारी बारी X वैल्यू में माइनस करना है। मतलब 20 में 58 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -38। 40 में 58 माइनस करेंगे तो -80। 60 में 58 करेंगे -2। 80 में 58 माइनस करेंगे तो ये 22। 100 में 58 माइनस करेंगे तो 42। 120 में करेंगे तो 62। इसी तरह ये आपने बारी बारी माइनस करते जाना है और ये वैल्यूज़ यहाँ पे लिखते नहीं। अब इसका सम निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें सम X माइनस X बार का नहीं चाहिए, बल्कि इन दोनों के प्रोडक्ट का चाहिए। अब Y बार जो आपने निकाला है, यानी कि मीन Y वैल्यूज़ का 29.3, उसको 5 में माइनस किया तो -24.3 आ गया। इसी तरह 18 में माइनस किया तो -11.3 आ गया। इसी तरह बारी बारी आपने ये माइनस करते जाना है और ये सारी वैल्यूज़ आपने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, अब हमने लेना है इन दोनों का प्रोडक्ट। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेटर पे ही ज़ाहिर करेंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास वैल्यू आएगी, माइनस माइनस प्लस हो गया। इसी तरह बारी बारी कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करते जाना है और ये आपने यहाँ पे लिख दी। अब एंड पे आपने इसका टोटल करना है, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में हमें इनका प्रोडक्ट का टोटल चाहिए। तो ये कैलकुलेटर पे आपने टोटल कर लेना है इनका, ये आ जाएगा 7496। उसके बाद अब देखें इनका स्क्वायर भी लेना है। ठीक है, काफ़ी लंबा काम हो रहा है, इनका स्क्वायर भी लेना है X माइनस X बार का। तो इनका उसी तरह आप स्क्वायर लेते जाएंगे बारी बारी। जैसे -18 का स्क्वायर, ये -2 के स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, माइनस नहीं साथ लिखना, 324। 2 का स्क्वायर 4, 22 का स्क्वायर 484। इसी तरह ये सारे आपने स्क्वेयर लिखे। ठीक है, अब आप देखें तो यहाँ पे इसका भी सम हमें चाहिए, तो यहाँ पे टोटल करके इस सारे कॉलम का आपने नीचे टोटल लिख देना। इसके बाद अब हमने Y माइनस वाई बार, यानी ये जो हमने निकाला है ना, इनका बारी बारी स्क्वायर लेना। -24.3 का स्क्वायर लेंगे 590.49। इसी तरह ये बारी बारी आप सब का स्क्वायर लें। ठीक है, तो ये स्क्वायर लेके इधर लिखा और इसका भी आपने सम कर लिया, यानी ये टेबल में वैल्यूज़ हमें मिल गई। ये वैल्यूज़ अब आपने इस फार्मूला में पुट करनी है। ऊपर आएगा 7496, क्योंकि हमने यही निकाला है। नीचे इसकी जगह 11,160 और इसकी जगह 5,352.1। अब नीचे वालों को मल्टीप्लाई करके आप स्क्वायर रूट ले लें कैलकुलेटर पे, तो आपके पास आ जाएगा 7,728.48। इनको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास वही आंसर आएगा 0.9699। तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। अब आप इस फार्मूले में और इसमें फ़र्क थोड़ा सा देखेंगे कि जब मैं इस फार्मूले से इसी क्वेश्चन को करता हूँ तो थोड़ा काम हमारे लिए आसान हो जाएगा। मसलन इस फार्मूले के मुताबिक मुझे 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे। एक तो एक्स वाई है, तो जब एक्स और वाई वैल्यूज़ गिवन होती है ये फार्मूला यूज़ करना ज़रा आसान रहता है। एक एक्स वाई का, एक एक्स स्क्वायर, एक वाई स्क्वायर का। ठीक है, यानी मुझे मीन फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है और मुझे ना ही जो है बारी बारी हर वैल्यू में से माइनस करने की ज़रूरत है। सिंपली मैंने एक तो इनका प्रोडक्ट लेना है, दूसरा ये जो वैल्यूज़ है इनका स्क्वायर लेना है। और ये काम हमने पीछे भी किया है, तो एक्स्ट्रा काम से हमारी जान छूट गई है। सिर्फ आप क्या करेंगे, इस सारे का टोटल करेंगे, जो आपका क्या होगा, यानी यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सिग्मा एक्स, यानी जो हमारा सिग्मा एक्स होगा। तो यहाँ पे टोटल अगर हम करें तो सिग्मा एक्स आ जाता है 580। इसी तरह इसका भी टोटल करें तो सिग्मा एक्स आ जाता है 293। और ये काम आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। आपने टेबल जब लिख लिया होगा तो आपको मैं एक और ऑप्शन बताता हूँ, टेबल आपका लिखा हुआ है। ठीक है, आपने क्या करना है, इस मेथड में शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और 1 का बटन प्रेस करेंगे स्टैट पे। ये देखें सम, यहाँ से आप सारे सम निकाल सकते हैं। सिग्मा एक्स वाई भी निकाल सकते हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर भी, सिग्मा वाई स्क्वायर भी। कैसे कि आप 3 को प्रेस करें,
ये देखें इस सारे सम आ गए। जो भी सम आपने मालूम करना है उसके सामने वाला नंबर प्रेस करना, मतलब सिग्मा एक्स चाहिए तो 2 प्रेस किया तो ये देखें हमें 580 मिल गया। इसी तरह आपको सिग्मा वाई चाहिए तो फिर उसी तरह 3 प्रेस किया, सम पे गए और ये सिग्मा वाई कहाँ पे लिखा हुआ है, ये 4, तो 4 प्रेस करेंगे तो आपको सिग्मा वाई मिल जाएगा 293। इसी तरह सारे सम आप निकाल सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है पेपर में आपने ये स्टेप पूरे परफॉर्म करने, कैलकुलेटर से आप साथ वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारे सम जो है वो ठीक आ रहे हैं। अब एक्स वाई के लिए इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 500 आ जाएगा। इसी तरह 18 मल्टीप्लाई बाय 40 करें और इसी तरह सब वैल्यूज़ को आप प्रोडक्ट लेके यहाँ पे लिख लें। अब इसका टोटल आपको इस तरह बारी बारी करने की ज़रूरत नहीं, कैलकुलेटर पे आपने टेबल एंटर किया हुआ है, सिंपली आपने क्या करना है उसी तरह शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, टैब का बटन प्रेस करना है। ये देखें 3 के सामने सम लिखा है, 3 को प्रेस किया। अब यहाँ से आपको एक्स वाई भी मिल जाएगा, ये सिग्मा एक्स वाई नज़र आ रहा है 5 के सामने। 5 को प्रेस करें, इक्वल का बटन प्रेस करें तो 24,490 वो वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ पे नीचे लिख दें कि ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, एक्स स्क्वेयर के लिए आपने 20 का स्क्वेयर लिया, कितना आ गया 400। इसी तरह बाकी सब के भी स्क्वेयर लेके यहाँ पे लिख देने। अब इसके लिए भी आपको दोबारा से इन सब को बारी बारी ऐड करने की जरूरत नहीं, टेबल आपने लिखा हुआ है। शिफ्ट का बटन प्रेस करें, टैब का बटन प्रेस करें, 3 प्रेस करें, सम पे चले गए तो यहाँ पे देखें पहले नंबर पे भी सिग्मा एक्स स्क्वेयर लिखा है, तो 1 प्रेस करें, इक्वल का बटन प्रेस करें तो 44,800 आपको मिल जाएगा इसका सम। इसी तरह वाई स्क्वेयर के लिए वाई की वैल्यूज़ का स्केल है, 5 का स्केल लिया 25, 18 का, इसी तरह 324, ये सारे लिख लिए। अब बारी बारी इनको ऐड करके सम करने की ज़रूरत नहीं, दोबारा कैलकुलेटर पकड़ें, टेबल आपका पहले ही ऑलरेडी लिखा हुआ है, शिफ्ट का बटन प्रेस करें, 1 प्रेस करें, 3 प्रेस करें सम के लिए और यहाँ पे ही आपको मिल जाएगा सिग्मा वाई के 3 नंबर पे। 3 प्रेस करें, इक्वल का बटन प्रेस करें, 13,937 आपको लिखा हुआ नज़र आ जाए, तो वो भी आपने यहाँ पे लिख दिया। अब ये देखें इसमें कैलकुलेशन थोड़ी आसान रही है हमारे लिए, सिर्फ आपने अब इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। एन का मतलब क्या है, एन का मतलब आपको बता दूँ नंबर ऑफ़ वैल्यू जो कितनी है 10, इसकी जगह 10 आएगा। सिग्मा एक्स वाई की जगह जो ब्लू कलर में वैल्यू है 24,490 आएगा, सिग्मा एक्स की जगह 580, इसी तरह सिग्मा वाई की जगह आपके पास आएगा 293। इसी तरह नीचे वैल्यूज़ हैं, एन की जगह फिर 10, सिग्मा एक्स स्क्वायर की जगह ये 44,800, फिर सिग्मा एक्स का स्क्वायर है। ठीक है, सिग्मा एक्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 580 उसका स्क्वायर ले लिया। इसके बाद फिर एन की जगह 10, सिग्मा वाई स्क्वायर की जगह 13,937 और सिग्मा वाई की जगह 293, यानी सिग्मा वाई जो निकाला था वो लिखा। अब ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करके माइनस करें, नीचे भी आप साथ ही सिंप्लीफाई, इतना काम आई होप के कैलकुलेटर पे आप कर सकेंगे। फिर इसको आपने इसके प्रोडक्ट से डिवाइड किया तो ये भी आंसर वही आएगा। ठीक है, तो इसमें कैलकुलेशन ज़रा आसान रहती है, इसलिए जो नॉर्मली मेथड यूज़ किया जाता है जब एक्स और वाई की गिवन हो तो ये मेथड यूज़ किया जाता है, ये फार्मूला यानी यूज़ किया जाता है। अब हम चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, टीचर वांट्स टू एनालाइज द टेस्ट स्कोर्स ऑफ हर स्टूडेंट्स। एक टीचर अपने जो स्टूडेंट्स हैं, तलबा हैं, उनके टेस्ट स्कोर्स को, कोई टेस्ट उन्होंने दिया है, उनमें मार्क्स को एनालाइज करना चाहता है। ड्रॉ बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट टू शो अ मीडियन स्कोर ऑफ 75, अ फर्स्ट क्वार्टाइल यानी Q1 60 एंड अ थर्ड क्वार्टाइल 85। क्या आपने एक बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट जो है वो ड्रॉ करना है जिसमें मीडियन स्कोर होगा 75, फर्स्ट क्वार्टाइल 60 और थर्ड क्वार्टाइल 85। हमें पता है बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट 5 नंबर समरी को रिप्रेजेंट करता है, 5 नंबर होते हैं, जबकि यहाँ पे उसने 3 ही नंबर दिए हैं। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ नहीं दी। बहरहाल उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हम उसी के मुताबिक बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट ड्रॉ कर देते हैं जो वैल्यूज़ हमें गिवन है। फिर कहता है फाइंड व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर्ड अबव 85 एंड IQR यानी इंटर क्वार्टाइल रेंज। पहले हम बॉक्स प्लॉट कर लेते हैं, उसके बाद फिर इनके क्वेश्चंस को देखते हैं कि इनका क्या मतलब है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि मिनिमम वैल्यू तो हमें नहीं दी और ना ही मैक्सिमम वैल्यू, कि उसके मुताबिक हम डिसाइड कर सकें कि हमने नंबर लाइन पे कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज़ लेनी है। लेकिन हमें पता है मिनिमम वैल्यू के बाद आता है फर्स्ट क्वार्टर 60, तो इससे छोटी कोई 1-2 वैल्यू लिख लें। ठीक है, और इसी तरह जो थर्ड क्वार्टाइल है उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू आती है 85 है थर्ड क्वार्टाइल, तो इससे बड़ी कोई 1-2 वैल्यू ले लें और इंटरवल साइज़ भी उसी के मुताबिक ले लें। मसलन मैं 5 का इंटरवल साइज़ ले लेता हूँ। इस तरह मैंने मार्किंग की, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 50 से, 50, 55, 60, 65, 55 का ले लिया और 95 तक।
यानी जो हमारे पास थर्ड क्वार्टाइल था ना उससे 2 वैल्यू ज़्यादा ले लिए और जो फर्स्ट क्वार्टाइल था 60 उससे 2 वैल्यू कम ले ली। ठीक है, ताकि हम विस्कर्स भी प्लॉट कर सकें। अब देखें आपने सबसे पहले क्या फर्स्ट क्वार्टाइल, क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम तो है नहीं जो हम प्लॉट करें, तो फर्स्ट क्वार्टाइल से ही स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वार्टाइल उसने दिया 60, तो 60 के सामने बिल्कुल आप ये एक वर्टिकल लाइन सेगमेंट ड्रा कर दें और ऊपर लिख दें ये हमारा Q1 है। नंबर चाहे साथ ना लिखें क्योंकि नीचे नंबर लाइन का मकसद यही होता है, आप नाम भी लिखेंगे ये इक्वल 60 है तो कोई इशू नहीं। फिर उसके बाद जो थर्ड क्वार्टाइल है वो 85 है, तो ये 85 के सामने आप इस तरह ये ड्रा कर दें और ऊपर लिख दें Q3। उसके बाद फिर इनको मिला दें ताकि ये बॉक्स बन जाए एक, और मीडियन उसने दिया 75, तो ये 75 के बिल्कुल सामने आप इस तरह मीडियन ड्रा कर दें और ऊपर चाहे लिखते हैं ये Q2 है 75 या मीडियन है 75। Q2 का मतलब वही होता है। अब विस्कर्स को हम कैसे प्लॉट करें, कहाँ तक प्लॉट करें, तो यहाँ चूंकि उसने मिनिमम मैक्सिमम नहीं दिया तो आप ऐसे ही रैंडमली मतलब प्लॉट कर दें। ठीक है, कोई उनकी पर्टिकुलर लेंथ हम नहीं ड्रा कर सकते, या ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि इनके एरो बना दें कि ये आगे भी जा सकते हैं थोड़ा, क्योंकि हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ का नहीं पता। बहरहाल उसकी भी ज़रूरत नहीं है, आप बस इसको शो कर दें कि ये विस्कर्स है। तो ये हमने बॉक्स प्लॉट जो है वो बना दिया। अब क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर्ड अबव 85। कहता है कितने परसेंट स्टूडेंट हैं जिन्होंने 85 से अबव स्कोर किया। अब 85 बेसिकली क्या है, थर्ड क्वार्टाइल। तो हमें पता है कि जो क्वार्टाइल्स हैं वो डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये पहले भी हमने बार डिस्कस किया है काफ़ी दफ़ा कि 4 इक्वल पार्ट्स में डिस्कस कर जो है वो डिवाइड करते हैं। मतलब ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो फर्स्ट क्वार्टाइल और मिनिमम वैल्यू में पहले 25% स्टूडेंट होंगे और सेकंड क्वार्टाइल यानी मीडियन और मिनिमम में टोटल कितने हो जाएंगे 50, यानी 25% ये होगा ना दोनों क्वार्टाइल्स के दरमियान। तो टोटल कितना हो जाएगा ये 50%, क्योंकि मीडियन जो है 50% डाटा लेफ्ट साइड पे होता है मीडियन के और 50% राइट साइड पे। और थर्ड क्वार्टाइल की अगर हम बात करें तो ये मिनिमम और थर्ड क्वार्टाइल में वैसे 75% होगा। ठीक है, ये डाटा होगा 25 और ये भी 25, टोटल कितना होगा 75। अब क्वार्टाइल 3 से ऊपर और मैक्सिमम के दरमियान जो है बाकी 25% रह जाता है। इसका मतलब है 25% ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने जो है वो 85 से अबव नंबर लिए हैं, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 25% बस। उसके बाद कहता है IQR इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालें। इसका फार्मूला हमने पढ़ा कि अपर क्वार्टाइल में से लोअर क्वार्टाइल को माइनस करना है। अब अपर क्वार्टाइल क्या है 85 और लोअर क्वार्टाइल क्या है 60, तो इनको माइनस करेंगे तो 25 आपके पास IQR यानी इंटर क्वार्टाइल रेंज आ गई। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।